थोड़ी असुविधा है हमको ज्वाइन करने में, तो हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे 10 मिनट में। हमारी एक मीटिंग है, कहीं जा रहे हैं, वहां से आएंगे तो फिर हम ज्वाइन कर लेंगे। वैसे आपका हम अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपका। ओके सर, ओके सर, ओके सर। Active participation is possible only after 20 or 25 minutes. Okay sir, we will manage sir. Bye. Thank you sir. गुड, शुरू किया जाए सर? हाँ, शुरू किया। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? हाँ, बिल्कुल हाँ। मिल रही है सर, बिल्कुल मिल रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून मैम। On behalf of NGP Patna 13, I, Dr. Manju Kumari, lecturer physics, New Government Polytechnic Patna 13, welcome all of you in the webinar series of our institute. This is our 47th episode. और आज के हमारे इमेंस गेस्ट हैं डॉक्टर अखिलेश सर, जो पटना यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर हैं और जूलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। आज सर बहुत अच्छे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो कोविड पेंडेमिक जिसको सभी लोग झेल रहे हैं अभी, हम उस पर चर्चा होगी। और हम निवेदन करेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट इस वेबिनार में ज्वाइंट हैं वो वेबिनार की गरिमा को बरकरार रखेंगे। कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप उसको चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। वेबिनार में सर जो डिस्कशन करेंगे उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आवर रखेंगे, ठीक है? तो मैं गेस्ट सर का अभिनंदन करती हूँ और अपने सीनियर प्रोफेसर सर डॉक्टर आर्यन सिंह सर, जो हमारे यहाँ केमिस्ट्री के व्याख्याता हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ जो हमारे गेस्ट सर के बारे में थोड़ी जानकारी हम सबको उपलब्ध करा सकें। ओवर टू आर्यन सिंह सर। ओके, थैंक्स मैडम। महावट वृक्ष जिसके छाव में संस्थान फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत जीवन सौंदर्य के पारखी प्राचार्य महोदय को नमन करता हूँ। समस्त शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। आज पूरा दुनिया कोरोना के कहर से करा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में मौतें गई हैं, जाने गई हैं। वक्त की नजाकत को भांपते हुए आज हम लोग का सेमिनार उसी से संबंधित है। इसमें एक बात घबराना नहीं है। किसी ने कहा है गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। माना कि मौत चेहरा बदल कर आई है, माना कि मौत चेहरा बदल कर आई है, माना कि रात काली है, अंधियारी है, गहराई है। लोग दरवाजे पर बैठे हैं, रास्ते पर रुके बैठे हैं। कई लोग घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर। नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया, ईपीएससी पीटी भी किया, ईपीएससी मेंस भी क्वालिफाई किया, बीपीएससी में 9th रैंक लाया और 9th रैंक लाने के बाद में डीएसपी पद को सुशोभित किया। बहुत दिनों तक डीएसपी का सेवा किया बिहार में। लेकिन उन्होंने, ऐसा कम बिरले लोग होते हैं जो इतना प्रशासनिक पद को छोड़कर टीचिंग में आना इन्होंने प्रेफर किया। यह इनकी महानता है। तो इनको देखने से हमको यही लगता है कि कोहिनूर लंदन में नहीं, कोहिनूर तो हमारे सामने है। तो अभी पटना साइंस कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जगमग तारों की तरह चमचमा रहे हैं। कहा गया है कि देखिए, जब कामयाबी मिलती है तो इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। इन कुछ कामयाबी ऐसे है, कुछ इंसान ऐसे हैं, जब कामयाबी मिलती है तो कामयाबी की इज्जत बढ़ जाती है। इनके ज्ञान का सौंदर्य अतुलनीय है। ज्ञान के विस्तार की कोई परिधि नहीं है। अब एक बात और है इसमें कि पहले हम लोग पढ़ते थे, यदि ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो जिज्ञासा ज्ञान की जननी है।
आज दुनिया ने जो सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूटेड है। सर आर्यन सिंह सर, आपका माइक ऑफ हो गया सर। याद रखिए, ठीक है सर। तो आज जिज्ञासा का ही परिणाम है कि इतना कम समय में कोविड-19 का वैक्सीन हम लोग के सामने है। यह समस्या अस्थायी है, जल्द आएंगे अच्छे दिन। एक बात और देखने को मिलता है कि पहले टीकाकरण में लोगों के प्रति व्याकुल थोड़ा सा हिचकिचाहट था, लेकिन आज टीका के प्रति लोगों के प्रति व्याकुलता है, फिर भी असमंजस की स्थिति है। तो इस वेबिनार के माध्यम से समाज को एक संदेश देंगे कि इसमें डरने की जरूरी नहीं है। यह क्लिनिकली टेस्टेड है, साइंटिफिकली टेस्टेड है। सभी लोगों को टीका दी आगे आना होगा, तीसरी लहर से बचना होगा। पहले लहर से बचकर हम लोग मास्क लगाकर बच गए। इसमें एक बात हम कहना चाहते हैं, मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से ज़्यादा बेहतर है, घर में रहना आईसीयू में रहने से ज़्यादा बेहतर है, और साबुन से हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से ज़्यादा बेहतर है। तो समाज को यही सब थोड़ी थोड़ी बात को हम लोग को जागरूक करना है, गंभीरता को समझाना है। तो अब हम आगे का कार्यक्रम डॉक्टर मंजू स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अंदाज का तो खैर सभी लोग कायल हैं पहले से, और उसकी कोई सानी नहीं है। चूंकि प्राचार्य सर अभी व्यस्त हैं किसी दूसरे कार्यक्रम में, तो उनका जब भी समय मिलेगा हम लोग उनको ज्वाइन कराएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, गेस्ट सर का बिना समय गवाएं अब हम लोग अपना वेबिनार शुरू करेंगे। तो सर अखिलेश सर आप शुरू कर सकते हैं सर। ठीक, धन्यवाद मंजू जी। मेरी आवाज मिल रही है सबको ना? जी हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। तो सबसे पहले तो थोड़ी कम आ रही है मैडम, थोड़ा आवाज बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे मैडम। हाँ आवाज बढ़ा देते तो सुविधा होती सुनने वाले को। अखिलेश सर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या आपके यहाँ से? हाँ, बढ़ जाएगा जैसे जैसे आगे हाँ, थोड़ा सा बस नजदीक, हाँ माइक्रोफोन के थोड़ा नजदीक आ जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अभी ठीक है सर। हाँ शुरू करें हम? हाँ, लेट अस स्टार्ट, आप कर सकते हैं। सबसे पहले मंजू जी आपको धन्यवाद। और मैं सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना के प्राचार्य महोदय आर्यन सिंह सर और मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मौका दिया, जो आज के समय में मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है और इससे पूरा दुनिया जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल हम आप या कोई एक सेक्शन ऑफ पीपल जूझ रहे हैं, पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है, चाहे वो एक गरीब आदमी हो जो रोड पे अपना जीवन बिताता है, या महलों में रहने वाले लोग हो, या व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रेसिडेंट हो। तो मतलब समझ लीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे बोलते हैं ना, मैरियाना ट्रेंच से लेकर के माउंट एवरेस्ट का पिक तक, तो हर सेक्शन का पीपल इसमें अफेक्टेड है। हम लोग इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन उसमें से मैं कुछ टॉपिक को लेके निकलूंगा। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो इसके बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको तो मैं थियोरेटिकली पढ़ता ही हूँ, क्योंकि हम लोगों का वायरोलॉजी का लैब नहीं है, वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड लैब होता है। लेकिन जितने भी रिसर्च पेपर आते रहते हैं इस कोविड और सार्स वायरस के ऊपर, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। वो थियोरेटिकल नॉलेज है हमारे पास। कैसे इसका स्प्रेड आउट होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको हम लोग रोकथाम करेंगे, तो इसमें बहुत सारे चर्चाएं होती रहती हैं। और पेपर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो लगातार इन मामलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो मुझे लगता है आज के डेट में एक अनपढ़ आदमी भी उन सब पहलुओं को, उसके जो प्राइमरी लक्षण है कोविड के, इस बीमारी के, और उससे हम लोग कैसे बचें, हम लोग क्या क्या सावधानी बरतें, तो वो है, उसके भी ऊपर में हम थोड़ा सा चर्चा लास्ट में करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि
इससे चूंकि जब से ये पेंडेमिक आया, लास्ट जो 2020 का मार्च में सबसे पहला लॉकडाउन लगा लास्ट वीक में जाके, और समझिए 28-30 मार्च 2020, डेट थोड़ा रिकॉल करिए, 28-30 मार्च 2020 से हम लोग इसमें एक्टिवली जुड़े हुए हैं। एक्टिवली मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक तो मेरा पहलू है कि बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं हम और टीचर हैं, तो उसका बायोलॉजिकल पार्ट पढ़ते हैं, और जो वायरस का नेचर है उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको पढ़ते हैं हम लोग, वो मेरा थियोरेटिकल नॉलेज है। लेकिन मेरे पास कोविड का रिलेशन में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसको मैं आज साझा करूंगा आप लोगों के साथ। प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि पिछले मार्च 2020 का अंतिम सप्ताह से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं पीड़ितों के लिए। पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने एक नेटवर्क स्थापित किया और अपने मतलब अलुमनी के माध्यम से और इंटरनेशनली उसको हम लोग जो स्थानीय स्तर पे काम कर रहे थे, जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे, उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इनके जो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर, उसका मेरे पास थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको मैं देखा हूँ नजदीक से। क्योंकि डायरेक्टली हमने पीड़ितों के लिए काम किया है, राहत काम में किया है, राहत कार्य में हाथ बटाया है और आज भी वह बदस्तूर जारी है। तो इसलिए उस मामले में मेरा एकदम से व्यवहारिक ज्ञान है और व्यवहारिक नॉलेज है, वो अपना खुद का अनुभव है। जो रिसर्च पेपर आते हैं हमारे पास, जो मैगजीन्स में, पेपर्स में या दूसरे माध्यमों से, वो तो नॉलेज है ही, लेकिन हमारे पास इस मामले में मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और यह बोलते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज इस बिंदु पे मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं शेयर करूंगा कि कितनी मतलब परेशानियां हैं सोसाइटी में, लोग किस हद तक परेशान है। उस माइक्रो लेवल पे आप जाके देखेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। तो लेकिन उससे निकलना है हम लोगों को। आर एन सिंह सर जिस तरह से मतलब जोशीला बात कहे, तो वो बहुत जरूरत है समाज को इन चीजों को अडॉप्ट करने का। तो ये बातें हैं और इसको मैं शुरू करूंगा। तो मैं पूरे सेशन को मुझे लगता है कि 30 मिनट का टाइम मिलेगा मुझे बोलने का। तो पूरे सेशन को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हूँ और 3 सेक्शन में मैं सबसे पहले सेक्शन में बताऊंगा कुछ डेटा, आपको बताऊंगा जो पूरे अक्रॉस द ग्लोब, और कुछ इंडियन डेटा बताऊंगा कि जिससे आप अंदाज लगा सकेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना डिवेस्टेटिंग है, कितना मतलब ये डीपली अफेक्ट किया है हमारी सोसाइटी को, हम लोगों को। कुछ उस डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे, जो मेजर आज का टॉपिक है, इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड ओवर द सोसाइटी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एज अ होल ग्लोबली, मतलब चूंकि हम लोग, हमारा देश या हमारा समाज एक ग्लोब का हिस्सा है, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबली ऐसा कौन कौन सा सेक्शंस हैं जहां इनका एकदम से विजिबल, एकदम से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। तो उन सारे सेक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा और उसमें से कुछ सेक्शंस का डिटेल डिस्क्राइब करूंगा जो हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग एकदम डायरेक्टली देखते हैं। वो लास्ट सेक्शन में मैं कुछ रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक आज का लेक्चर का है, उसमें 2 बातें हैं महम कि क्या इम्पैक्ट्स है हमारे सोसाइटी के ऊपर कोविड का, और कैसे हम लोग अपने सोसाइटी को बचा पाएंगे कोविड का इफेक्ट से। तो कुछ चीज़ों को इनलिस्ट किया है मैंने और उन चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको कोप अप करेंगे, कैसे हम लोग इसके डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स को काउंटर करेंगे। तो उन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपके सामने पढ़ देता हूँ। जो डेथ के मामले में, ये डेटा जो मैंने कंपाइल किया है पिछले 25 जून तक का, लगभग समझ लीजिए इसको, एकदम अपडेटेड डेटा है जो WHO और UN के वेबसाइट से मिलता है हम लोग को, कोई भी आदमी इसको एक्सेस कर सकता है। तो मोटा मोटी लगभग समझिए कि जो ग्लोबल हमारा डेथ का टॉल है, वो लगभग 3.9 मिलियन पीपल का अब तक में डेथ हो चुका है। ये बहुत बड़ा संख्या है एक, और ये मतलब काफी डरावना लगता है हमें। तो मतलब समझिए कि 3.9 मिलियन पीपल आज तक में, इंक्लूडिंग भारत का भी हम डाटा आपको बताएंगे, और 180 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा है। अब जब भारत की हम लोग बात करेंगे तो नॉन टेस्टिंग, जैसे रूरल एरिया का डेटा इसमें शामिल कर लेंगे तो समझिए वो कितना बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे टेस्टिंग का बहुत इशूज रहा है। तो ये डेटा समझिए कि वैसे डेटा है जो गवर्नमेंट के पास ऑन रिकॉर्ड है। तो ये डेटा है, लेकिन इस डेटा को आप इतना ही मत समझिए, इससे बड़ा डेटा है जो रियल सेंस में, जो व्यवहारिक है, इससे कई गुना वो डेटा बढ़ सकता है। तो ये एक ये है। तो
तो कैजुअलिटी रेट जो ग्लोबल लेवल पे है लगभग 2.1%, यानी जितने लोगों को अफेक्ट हुआ ये कोविड वायरस से, कोरोना वायरस से, उसमें से लगभग 2.1% लोग का डेथ हो गया, और वो एक डेटा है। दूसरा जब हम लोग देखते हैं तो लगभग 193 कंट्रीज में इसका स्प्रेड आउट हुआ। चाइना से ये निकला था, सबको पता है कि 2019 में दिसंबर में चाइना से ये वुहान से निकला, और पूरे दुनिया में फैलते फैलते लगभग 193 देशों को इस वायरस ने अपने चपेट में लिया है। भारत में अगर हम लोग डेथ की बात करेंगे, ऑफिशियल डेटा जो हम लोगों का हेल्थ मिनिस्ट्री प्रोड्यूस करता है, वो लगभग है कि आपका 0.3 मिलियन पीपल का डेथ हुआ है और 30 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुआ है। लेकिन इस डेटा को मैं बहुत व्यवहारिक डेटा नहीं मानता हूं। अगर चूंकि मैंने काम किया है तो मैं देखा हूं कि ग्रामीण परिवेश में ऐसे बहुत सारे लोग, या मतलब शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इग्नोरेंट स्टेट में जिनका टेस्ट नहीं हुआ लेकिन डेथ हुआ। जब उनके सिम्टम्स को हम लोगों ने एनालाइज किया, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया, तो पाया कि कोरोना के सिम्टम्स थे। तो उनको इंक्लूड करेंगे तो ये डेटा अपने आप में बड़ा है। दूसरा, ये तो मान लीजिए डेथ के मामले में है, जो हेल्थ इश्यूज पे हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा डर आदमी के को जान का लगता है, तो उस लेवल पे हम लोग देखते हैं तो ये डेटा है। लेकिन इसके अलावे जो एक माइक्रो हम लोगों ने देखा है और उसको महसूस भी किया है, झुग्गी झुग्गियों में हमने काम किया है, तो हम इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अब आप समझिए कि करोड़ों लोग पूरे दुनिया में आज गरीबी में जाने के कगार पे है। मतलब गरीबी इन द सेंस कि जो लोग आज समझिए कि अपना जीवन किसी तरह से जी पा रहे थे, आप सोचिए कि कोई आदमी 10,000 15,000 का नौकरी कर पा रहा था, तो वो आदमी को हम गरीब नहीं कहेंगे आज के डेट में। लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं, ये बहुत अलार्मिंग डेटा है, और ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा हमारे सोसाइटी के ऊपर में, अलग अलग रूप में आएगा। और किस रूप में आएगा, जैसे आज देखिए कि मतलब इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ऐसा हो सकता है, सोसाइटी में क्राइम का रेट बढ़ जाए और दूसरी चीज बढ़ जाए जो हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी वो उनका इम्पैक्ट वहां तक जा सकता है। तो समझिए कि करोड़ों ऐसे लोग हैं पूरे दुनिया में जो ठीक ठाक जीवन जी रहे थे, या उसको मतलब जीने खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे करोड़ों लोग गरीबी के मुंह में या गरीबी के काल में जाने को मजबूर हैं। वो लोग समझिए कि अब यानी गरीबी जाने का मतलब कि उनके पास अब लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है। जो हम लोग बीपीएल की बात करते हैं, जिसको सरकार असिस्टेंस देती है, राशन सामग्री देती है या और दूसरे तरह के अलाउंसेस देती है उसको, ऐसे लोगों की श्रेणी में वो आ जाएंगे जो अब तक नहीं थे। तो सोचिए कि इसका जो एज ए होल मतलब फाइनल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कितना बुरा पड़ेगा। जो मतलब हमारा चेन है, विशेष चेन है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर का, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ऐसे पहलू हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन अगर इसको इकोनॉमिकली और सोशियोलॉजिकली हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मतलब डेथ की तुलना में इसको कम नहीं, क्योंकि फिर जो गरीबी के कगार पे हैं उनको खाने मतलब उसको भोजन सही से नहीं मिल पाएगा, मल न्यूट्रिटेड होंगे वो आदमी और दूसरे डिजीज से ग्रसित होंगे और फाइनली उनका डेथ होगा। वो डेथ मान लीजिए बाद में कोविड में नहीं गिना जाएगा, लेकिन वो उसका फाइनल जो अगर देखेंगे रूट कॉज क्या है, कोविड का वजह से। जैसे कोई आदमी मान लीजिए टोबैको च्यूइंग करता है या स्मोकिंग करता है तो वो मरता है कैंसर से। तो उस कैंसर का अगर हम लोग रूट कॉज देखेंगे तो रूट कॉज क्या आएंगे, जो नशा है, नशा की वजह से मतलब उनको उस तरह का बीमारी हुआ, या लंग का सिरोसिस हो गया या फाइब्रोसिस हो गया। इस तरह का जो लीवर सिरोसिस और लंग फाइब्रोसिस तरह के डिजीज होते हैं वो स्मोकिंग अल्कोहलिज्म से होता है। तो उसका अगर रूट कॉज में हम लोग जाके देखेंगे तो हमें देखना चाहिए कि ये मर रहे हैं किसका वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से मर रहे हैं, स्मोकिंग से वजह से मर रहे हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं या टोबैको च्यूइंग है उस पर लिखना चाहिए उसका, लेकिन हम लोग लिख देते हैं कि कैंसर से मरे। तो ये एक उसी तरीके से जो ये गरीबी के कगार, आगे मैं बात करूंगा कि कैसे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक डेटा है। अभी हम लोग मतलब लगातार अहरनिश पिछले 15-16 महीना से पटना के अंदर भी हम लोग फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जाके देखते हैं सचमुच उनके पास खाने का कोई उपाय नहीं है। जो डेली वेजेस में काम करते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि डेली वेजेस मजदूरों का कितना बड़ा लॉस हुआ है। अगर वो रोज नहीं कमाएंगे, वो रोज कमाने वाले लोग हैं, रोज खाने वाले लोग हैं। तो ये सब जो इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी का ऊपर में, वो अनसीन इम्पैक्ट्स है और इस पे बहुत डिस्कशन का जरूरत है गवर्नमेंट से लेकर के हर लेवल पे, और वो मतलब हम लोग भी आवाज उठाते रहते हैं। ये है। दूसरा जो एक बहुत अलार्मिंग डेटा है, लगभग 690 मिलियन जो पीपल हैं आज के डेट में मल न्यूट्रिटेड का शिकार हो चुके हैं ड्यू टू कोविड अक्रॉस द ग्लोब।
ये मतलब पूरा मैं विश्व स्तर पे बता रहा हूँ, जिसमें सबसे अफेक्टेड कंट्रीज जो हैं वो एशियन कंट्रीज हैं और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। आज भी अगर आप मतलब ट्रेवल करेंगे स्लम्स में, भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने आसपास अगर ट्रेवल कीजिए तो देखिए कि वो जो आज से पहले 1 साल पहले तीनों टाइम सही से खा पा रहे थे, लेकिन आज वो 3 टाइम का भोजन सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। तो 690 लगभग 700 मिलियन पीपल मल न्यूट्रिटेड आज का डेट में ड्यू टू कोविड हो चुके हैं। और ये अनुमान है कि इस साल का एंड तक जो कमिंग 6 मंथ्स हैं उसमें और 132 मिलियन पीपल इसमें एड ऑन हो जाएंगे। तो समझिए कि लगभग कितना हो जाएगा, 850 या 825 जो मिलियन पीपल है वो मल न्यूट्रिटेड हो जाएंगे। और उसने सोची कि कितना सीवियरिटी, मल न्यूट्रिटेड होना एक जगह वो इम्पैक्ट नहीं डालता है, जो विमेन है अगर वो मल न्यूट्रिटेड होंगी तो जो वो समझिए कि नॉरिशिंग विमेन है जो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर मल न्यूट्रिटेड विमेन होगी तो वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगी। जो बच्चे होंगे वो बहुत मतलब मल न्यूट्रिटेड होंगे, तरह तरह के डिजीज से ग्रसित होंगे, उनका डेथ होगा। और अभी जो 0 से 5 ईयर के बच्चे हैं, अगर उनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला, जो हम लोग को दिख रहा है कि ये कोरोना अभी तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, अभी आने वाला समय में 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, वैक्सीनेशन मतलब एफिशिएंट वैक्सीन आएगा, अभी अंडर ट्रायल है, और वो मतलब जब और इम्प्रूव करेगा वैक्सीन, तब जाके हम लोग 2-3 साल में इसको फाइनल कोप अप कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे कोप अप करने के लिए हमको 2, 3, 5 इयर्स का टाइम चाहिए एटलीस्ट। 1 साल 1.5 साल हमारा गया है, और एटलीस्ट हम लोग का ये अनुमान है बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ 3 to 4 इयर्स मोर जो इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इस 3-4 साल में आप सोचिए कि जब 1 साल के अंदर हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ चला गया नेगेटिव, महंगाई बढ़ गया। महंगाई क्यों बढ़ता है, प्रोडक्ट का दाम मतलब जो इवन फूड प्रोडक्ट का दाम क्यों बढ़ता है उसकी भी मैं बात करूंगा। तो ये इम्पैक्ट्स है। अब आप देखिए दूसरा जो एक बहुत अलार्मिंग डेटा है, वो सोचिए कि लगभग मतलब करोड़ों मतलब ऐसे इंटरप्राइज हैं, इंटरप्राइज मतलब जो छोटे मझोले किस्म के स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, घरेलू जो जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए कोई अचार बनाने काम कर रहा है, या सत्तू बना रहा है, या कोई और दूसरे पापड़ बना रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, या कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, या कोई और दूसरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं। तो ऐसे और दूसरे काम है, मालिक कपड़ा बीन रहा है, तो अब ऐसे बहुत सारे मतलब काम है जो कि आज के डेट में लगभग चोक हो गया है, लगभग कटअप हो गया, बंद है वो। तो उस पे जो डिपेंडेंट मतलब डायरेक्ट जो उसके ओनर थे और उस पे जो डिपेंडेंट लेबरर्स थे, ऐसे करोड़ों लोग, उनके अस्तित्व का खतरा आ गया है, क्योंकि उनका काम हो नहीं रहा। अब आप सोचिए कि मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं अभी, वो लोग अगर रिकॉल करेंगे तो आप देखिए कि पिछले 15 महीनों में आप जो पहले हर साल हर 6 महीना में कपड़ा खरीदते थे, 15 महीने में आप कपड़ा नहीं खरीदे होंगे। आप जो एग्जिस्टिंग आपके पास क्लोथ्स है उसी से काम चला रहे हैं। एक तो दुकान नहीं खुल रहा है, दूसरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं है, तीसरा आपका इकोनॉमिक लॉस है तो आप उसको खरीद नहीं रहे। तो ये जो विशियस चेन है, तो इस तरह के करोड़ों ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो कि मतलब समझिए रोजगार करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे, उनका रोजगार आज अस्तित्व से जूझ रहा है। वो एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, पटना जैसे शहर में लगभग हजारों ऐसे स्मॉल टीचर्स हैं जो अपना छोटा सेंटर चला रहे हैं, होम ट्यूशन चला रहे हैं या बड़ी कोचिंग चला रहे हैं। ऐसे कम से कम मैं तो मेरे पास जो डेटा सैंपलिंग है उसमें 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका आज रोजी रोटी खत्म हो गया, वह भी इसी तरह के इंटरप्राइज का हिस्सा है। तो आप सोचिए कि वो कोचिंग चल नहीं रहा है, होम ट्यूशन चल नहीं रहा है, जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे। आप जानकर आश्चर्य होंगे, और मतलब ये बहुत ये एक तरह से पेनफुल है कि हम लोग इस समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कल तक बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, वो लोग अप्रोच करते हैं कि सर आप लोग इस तरह का राहत काम चला रहे हैं तो हमें कुछ राशन दिला दीजिए। उनको हम लोग 10 किलो 20 किलो अनाज दिला रहे हैं कहीं से व्यवस्था करके, या अपने जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से। तो अब सोचिए कि मतलब पैनिक लेवल यहाँ तक पहुंच चुका है कि जो आदमी कल आराम से 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए की सैलरी कमा पा रहा था कोचिंग वर्ल्ड से और ट्यूशन पढ़ा करके, वह व्यक्ति आज राशन के लिए जूझ रहा है, क्योंकि पिछले 15 महीनों से ये बंद है सब। तो इस तरह का खतरा है। अब एक जो ग्लोबल आंकड़ा है, ये आंकड़ा यूएन का है, WHO का आंकड़ा है, बहुत ऑथेंटिक डेटा है, इसमें कोई मतलब हमारा मन का गणित नहीं है। 3.5 बिलियन
जो मतलब 7.5 बिलियन अभी पॉपुलेशन है, उसमें लगभग 3.5 बिलियन पॉपुलेशन को हम लोग वर्क फोर्स गिनते हैं कि जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं काम कर रहा हो, किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। आपके यहाँ जो मेड है वो काम कर रही है, या एक छोटा-सा मान लीजिए कि शू पॉलिश करने वाला आदमी है, ऐसे, या रिक्शा चलाने वाला आदमी है, ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करें, या हायर प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी हम लोग इंक्लूड कर दें, तो सब मिलाकर के 3.5 बिलियन वर्कफोर्स है, जिसमें से आधे लोगों का नौकरी आज जा चुका है। अब सोचिए, लगभग 1.65 बिलियन पीपल का नौकरी जा चुका है, वो घर में बैठ गए हैं। तो इसमें बहुत मेजॉरिटी में जो है छोटे काम करने वाले, जैसे आप सुने होंगे पिछला लॉकडाउन पीरियड में दिल्ली में या मुंबई में या सूरत में, या जो जहाँ इंडस्ट्रियल जोन है वहां पे काम बंद हो गया, और लेबरर्स जो है वहां से माइग्रेट होके जो लाखों करोड़ों लोग 1500 किलोमीटर 1100 किलोमीटर पैदल चल चल के वो अपने घरों में आ गए, तो उसमें से मुश्किल से रिवर्स माइग्रेट कितने परसेंट हुए हैं? ये हम लोग गांव में जाके सैंपलिंग करते हैं, मुश्किल से 10% 20% लोग मतलब कम बैक गए हैं वो अपनी जगह में, लेकिन बाकी 70-80% आज का डेट में वो अपने लोकेलिटी में स्टैग्नेंट हो गए, वो गांव में रहने लगे। वो चाहे वो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल को मैं देखता हूँ कि जिनका जॉब लॉस हो गया तो वो गांव पकड़ लिए, सोचते हैं कम से कम वहाँ भोजन मिल जाएगा हमको। तो ये स्थिति है। तो जो ये मतलब 1.6 बिलियन पीपल आज जॉब से निकाल दिए गए हैं, तो उनके ऊपर सोचिए कि कितना बड़ा लाइवलीहुड का खतरा है। तो ये मैं कुछ डेटा है जिस डेटा को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और ऐसे कई माइक्रो डेटाज हैं हमारे पास, तो अभी इतना बड़ा टाइम नहीं है, उसके लिए घंटों चाहिए हमें। तो ये दिखाता है हम लोगों को कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर में एज अ होल, वो कितना अलार्मिंग है, कितना डिवास्टेटिंग है। ये एक पहलू हो गया। अब मैं जो दूसरा, मैं 3 खंड में बोला कि 3 खंड में मैं पूरे बात को अपनी रखूंगा, जिसमें पहला खंड में मैं कुछ डेटा की बात किया था, दूसरे खंड में मैं उन सेक्शंस के बारे में बात करूंगा जो सेक्शंस इससे डायरेक्टली प्रभावित हैं, जो दिखता है हम लोगों को, और बहुत सारे सेक्शन का बात है, तो वो बाइफर्केशंस में उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो सेक्शंस को मैंने मेजर सेक्शंस को लिस्ट किया वही बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। वो लगभग 20-21 ऐसे सेक्शंस हैं जो दिखता है कि एकदम से डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं इस पैंडेमिक की वजह से। जो सबसे पहला, जो सबसे बड़ा मतलब अफेक्ट हुआ है, वो है हमारा पब्लिक हेल्थ। ये आप लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि जब इस सेकेंड वेव में खास करके जिस तरह का जो अलार्मिंग सिचुएशन हुआ था, लोग मतलब हॉस्पिटल में कॉरिडोर में अपना इलाज करा रहे थे, तो आज जो पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा सेक्शन प्रभावित हुआ है, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत नेगेटिवली लोग मतलब परेशान हुए हैं इसमें। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। यहाँ मतलब थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूंगा, जो कोविड का वजह से डायरेक्टली अफेक्टेड हुए, उस समय जब कोविड का चरम होता है, पीक होता है, उस समय लोग कोविड का इलाज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे डिजीज से ग्रसित लोग होते हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेजोरिटी जो हमारे वर्कफोर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सभी कोविड में मतलब लगे रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी फोकस हमारा वो रहता है। तो मैक्सिमम हॉस्पिटल, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में किसी को मैं हमारा बहुत ऐसे मैं नजदीकी लोगों को जानता हूँ जो मतलब जो सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी मिलना था दूसरे बीमारी के लिए नहीं मिला, उसकी वजह से उनका कैजुअलिटी हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अब उनको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए उस समय में, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव, तब जाके वो तुरंत टेस्टिंग का रिजल्ट नहीं आता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो वैसे कंडीशन में अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल है तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस समय में आदमी अपने परेशानियों को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी कोविड का टाइम है, हम जाएंगे तो अफेक्टेड हो जाएंगे, एक डर वो रहता है, दूसरा हमारा इलाज सही से नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी लोग टालते रहते हैं, और उनका जो प्रॉब्लम है, जो छोटा प्रॉब्लम दिखाने से बहुत इजीली खत्म हो जाता है, वो बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक मतलब पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बड़ा लॉस है कोविड की वजह से। दूसरा जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा है, जो मतलब जो लोग संभ्रांत हैं, जहां हम लोग अभी डिस्कशन में बैठे हैं, शायद वो लोग इन चीज को फील नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने फील किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो फूड सिस्टम है हमारा, जो फूड सिक्योरिटी का मामला है, वो बहुत बड़ा मतलब प्रभावित हुआ है। वो बहुत हेविली इन्फेक्टेड हुए हैं, या अफेक्टेड हुए हैं कह सकते हैं आप, कि जो फूड का सप्लाई चेन है वो बहुत बुरी तरह से कट डाउन हुआ है। जो किसान है वो उनको सही से अब रॉ मटेरियल जैसे खाद बीज सही से नहीं मिल पा रहा है, तो उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
लॉकडाउन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा हैम्पर हुआ, जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ, उस वजह से उनका जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है वो मार्केट तक सही से जा नहीं पाया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि फूड चेन का सप्लाई अक्रॉस द ग्लोब वो कट गया। अब जैसे देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील है आज का डेट में, तो उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि हर कंट्री हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। अब चूंकि क्रॉस बॉर्डर वो हो नहीं सकता है ट्रांसपोर्ट, तो ऐसी स्थिति में जो फूड का सप्लाई चेन है वो बहुत हेवीली कट डाउन हुआ और बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी आप कंटिन्यू कीजिए सर, लास्ट में हम लोग लेंगे सर क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ ठीक है, नहीं मतलब आवाज आ रही थी कि रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग जो है अपना अनम्यूट कर लेंगे तो बैकग्राउंड से आवाज नहीं आएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो फूड का सप्लाई चेन है वो हेवीली इन्फेक्टेड हुआ है और हेवीली अफेक्टेड हुआ है। इन्फेक्टेड का मतलब मेरा ये है कि जो उनको होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उनमें मतलब तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम लोग देखें तो जितना जिस लेवल का न्यूट्रिशनल फूड्स मिलना चाहिए, वेजिटेबल्स मिलना चाहिए, पल्सेस मिलना चाहिए, वो हर लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वो मतलब कह सकते हैं कि वो अनाज की कमी या फ्रूट की कमी या वेजिटेबल्स की कमी बड़े लेवल पे महसूस की गई है। दूसरा ये और फूड ग्रेन्स की भी कमी महसूस की गई है। जो आदमी खरीदने में सक्षम है भी, उनको सप्लाई नहीं होने की वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू स्लोली और ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो दूसरे मतलब रूपों में आएगा वो आएगा। हमको मतलब हमारे शरीर को अगर लगातार 2 साल तक न्यूट्रिशनली हम लोग वीक हो जाएं और हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहे अपने न्यूट्रिशन से, तो एट लास्ट क्या होगा कि हम लोग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाएंगे। आयरन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम की, दूसरे मिनरल्स की कमी हो जाएगी, फिर वो मसल्स का प्रॉब्लम आएगा, बोन का प्रॉब्लम आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, दूसरे किडनी प्रॉब्लम आएंगे। ये इस तरह का मतलब जो दूसरे जो सेकेंडरी डिजीजेस हैं वो उनका मतलब फैलाव बढ़ेगा। ये एक प्रॉब्लम होगा जो फूड सप्लाई सिस्टम का ये हुआ है। ये तो मान लीजिए जो लोग सक्षम है पैसा देके खरीदने के लिए उनकी बात कर रहा, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो अभी हम लोग बताए कि जो वर्कफोर्स से बाहर कर दिए गए हैं, उनके पास लाइवलीहुड नहीं है, यानी नो वर्क, नो मनी, नो फूड, या लेस फूड या लेस न्यूट्रिशनल फूड, ये कॉन्सेप्ट है। जो आदमी के पास वर्क नहीं है उसके पास पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो उसके पास जो पर्याप्त मात्रा में, जैसे अगर वो 1 किलो अनाज दिन भर में कंज्यूम करता था तो वो 500 ग्राम में या 600 ग्राम या 800 ग्राम में वो काम करेगा, यानी हर आदमी थोड़ा थोड़ा कम खाएगा। एक बात ये। दूसरा बात, या मतलब जो उसको फूड मिलेगा तो वो न्यूट्रिशनली बहुत रिच नहीं होगा या एडेक्वेट नहीं होगा, वो एक इशू आएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो सब्जी लेके खरीद सके, वो फल लेके खरीद सके। जब पर्याप्त मात्रा में रहता सब कुछ तो एक तो सप्लाई का कमी है, दूसरा क्या है उसके पास पैसा नहीं है। इन दोनों वजह से सेकेंडरी डिजीजेस आएंगे। ये आने वाला समय में 5 साल मतलब 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा, जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हम लोग अभी 15 महीना पहले बोलते थे वो चीज आज हमें दिख रहा है। और हम लोगों ने भी कई बार सरकार से भी जो चीजों की मांग की, आज सरकार उसको महसूस कर रही है और उस पर काम कर रही है सरकार। दूसरा है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क वो प्रभावित हुआ है, जो मैं पिछले सेक्शन में आपको बताया कि लगभग 1.65 बिलियन पीपल जो है वर्क से बाहर कर दिए गए हैं। ये एक है। कमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में जितने भी ऐसे संस्थान जहाँ पे कमर्शियल काम होता है, चाहे प्रोडक्शन का हो या सर्विस का हो, जैसे सर्विस का मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, या और भी दूसरे मान लीजिए रिक्रिएशन सेंटर है, वो भी एक तरह का सर्विस देता है, या मान लीजिए होटल है, वो भी एक तरह का आपको सर्विस देता है। ये जो और दूसरे मतलब जो हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, जैसे इंडस्ट्रीज हैं और भी दूसरी चीजें हैं, तो सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो गांव से शुरू करें और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब तक जाए, सॉफ्टवेयर तक जाए, या हार्ड इंडस्ट्री में जाए, या एग्रीकल्चर में जाए, सब प्रभावित हुए हैं कोविड का वजह से, एडवर्सली प्रभावित हुए हैं, और उसमें सबका लॉस हुआ है। और इसका चेन में मतलब जाके ग्राउंड में जाके लॉस हुआ है, और उसमें सब लोग कहीं ना कहीं एक जो फूड वेव है
एक आदमी दूसरे से दूसरा, तीसरे से चौथे से, इस तरह से मतलब कॉम्प्लेक्स चेन में हर लोग अफेक्टेड हुए हैं। इसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू आया है वो वर्कफोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी का बड़ा लॉस है इसके वजह से। हम लोग अभी जो इंडियन इकोनॉमी का स्थिति देखे हैं, जो अभी बजट हमारा आया, तो निगेटिव ग्रोथ, मतलब पहली बार 50 साल में हम लोग का जब से होश है, जब से हम लोग मतलब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो पहली बार फील किए हैं कि निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। हमारा जो जीडीपी है वो निगेटिव में पहुंच गया है और पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत नीचे चला गया है। ये हमारा लॉस है। एग्रीकल्चर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लॉकडाउन लगे हैं, तो लॉकडाउन भी काफी, लॉकडाउन की वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो काफी प्रभावित हुए हैं। और क्योंकि लोग इस पैंडेमिक, ये जो बीमारी है एक दूसरे से फैलने वाला है, तो लोग भी अवॉइड करना भी चाहिए हमें। तो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो बहुत हेवीली इसमें प्रभावित हुए हैं और उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उस पे जो हम लोग जो भारत में हमारे कई मित्र हैं इस पे काम करते हैं, वो ड्राइवर बंधु के ऊपर, तो उन लोगों का बताना है कि करोड़ों, ऐसे 14 करोड़ तो उनके पास डेटा है कि वो लोग समझिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लगे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लगे हुए हैं। ऐसे ऑलमोस्ट उसमें से मैक्सिमम लोग आज के डेट में अफेक्टेड हैं। जो आज सपोज कीजिए कि यहाँ से पुणे जाने के लिए 20 बसें चलती थी, तो आज की डेट में 2-3 बसें चल रही है। तो जो 15 से 18 बसें बंद हो गई हैं आज के डेट में, तो उसका ड्राइवर हो गया, खलासी हो गया, और उस पे जो बुकिंग एजेंट थे, वो सब का सब मान लीजिए समझिए एक विशियस चेन में सब लोग अफेक्टेड है उसको वजह से। तो ये ट्रांसपोर्ट का भी मतलब बड़ा लॉस हुआ। एजुकेशन की मैं बात करूंगा, और एजुकेशन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आज हम लोग जो मान लीजिए एजुकेशन में मैं बात करूंगा कि जो रूरल एजुकेशन है, खास करके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले जो संभ्रांत 5% पॉपुलेशन है इस देश का, या 10% मान लेते हैं एट मैक्स, उन लोग तो अपना एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं ऑनलाइन। वो अपने बच्चों को गैजेट दे पा रहे हैं, स्मार्टफोन दे पा रहे हैं, लैपटॉप दे पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे 80% रूरल पॉपुलेशन है, एक तो रूरल जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वो इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। हाई स्कूल, कॉलेजेस मान लीजिए आज के डेट में चला रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस चलाने के बावजूद हम लोग फील कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नेटवर्क का प्रॉब्लम या और भी दूसरे इश्यूज की वजह से वो सही से एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। और जो ग्रामीण परिवेश के जो हाई स्कूल्स हैं और मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो तो कंप्लीट बंद है। पिछले 15-18 महीने से वो कंप्लीट बंद है। और ऐसी परिस्थिति में समझिए कि वो बच्चे जो इस स्लॉट में है, आप देखिए 10th का एग्जाम नहीं हुआ, 12th का एग्जाम नहीं हुआ, नीट अभी होल्ड पे है। तो ये जो इतना हेवी लॉसेस हो रहा है एजुकेशन का, इसको हम लोग बहुत छोटे में नहीं ले सकते हैं। बहुत सारा इसका असर पड़ेगा। जो इस लॉट में बच्चे पकड़े गए हैं, तो आप समझिए कि उनको कितना दिन तक वो पीछा करेगा। आप हम लोग 10 दिन पढ़ना बंद करते हैं तो हमारा नॉलेज स्लो डाउन हो जाता है, या मतलब नीचे चला जाता है। अब ये बच्चे जब 2 महीने, 2 साल तक, 3 साल तक इस ट्रॉमा में, मेंटल ट्रॉमा में होंगे। आगे मैं बात करूंगा कि यूथ कैसे मेंटल ट्रॉमा में है आज का डेट में, तो वो उनका सोचिए कि कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये जो स्लॉट है, ये एजुकेशनली भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। और इसका जो इम्प्लीकेशंस है, जो इनका इम्पैक्ट्स है, वो हम लोग और आने वाले दिनों में देखेंगे, कई वर्षों तक देखेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं जिनका असर बहुत लंबे समय तक हमको दिखता है। तो अभी इसका एजुकेशन के ऊपर भी बहुत लंबा समय तक इफेक्ट दिखेगा, ये समझिए। और खास करके एक बड़ा पॉपुलेशन जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है, और वो हमारे देश के अंदर में और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत लार्ज ह्यूज पॉपुलेशन है, 60 to 70, 80% पॉपुलेशन उस कैटेगरी में है। तो उनका बहुत बड़ा लॉस है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बहुत बड़ा आउटब्रेक है। आप देखिए कि आप सब लोग महसूस किए हैं, हम लोग इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके महसूस किए हैं। जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं, जो लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनको जब मान लीजिए कि आइसोलेट किया गया, तो वो जो मेंटल ट्रॉमा में गए हैं, वो समझिए कि बहुत हेवी मेंटल ट्रॉमा है। एक सेकंड, वो जो आइसोलेशन फील किए हैं, और उसके बाद जब वो रिकवर करके आए हैं, उन लोगों को भी हम लोग काउंसलिंग भी देते हैं। हम लोग का अपना एक सिस्टम है कि जो इस तरह के स्ट्रेस से बाहर निकल के आए, तो हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं। मैं उन लोगों को काउंसलिंग कराता हूँ। वो लोग आज भी 2 महीने हो गए उनको पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, और वो अभी कंप्लीट फिजिकली फिट है, लेकिन वो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जिनका कोई मतलब कह सकते हैं कि वो एंडलेस है।
वो उसको आप जब उससे बात करेंगे तब जाके आपको सही में पता चलेगा। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कई लेवल पे हुआ है। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे घर में आप पिछले 15 महीनों से बंद हैं, वो अपने दोस्तों पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने उनका एक्सचेंज ऑफ इमोशंस नहीं हो रहा। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, वो 10-12 साल के हैं और मैं अभी मान लीजिए 40-45 साल का आदमी हूँ, तो हमारा जो मेंटल एज है और उनका जो मेंटल एज है, दोनों का अलग अलग है। तो हमारे साथ जो उनका कम्युनिकेशन होगा वो कभी उतना साउंड, उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। जब वो अपने मेंटल एज के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेगा तब जाके वो अपने एक्सचेंज ऑफ थॉट्स को कर सकेगा, तभी वो अपने स्ट्रेस जो उसके अंदर में एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको वो रिलीफ आउट कर सकेगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो जो एडोलेसेंट चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन और जो यूथ है, खासकर कॉलेज गोइंग यूथ है, और जो छोटे बच्चे जिनको समझ आ चुका है, जिनको समझ विकसित हो चुका है, तो वो सारे आज के डेट में बहुत परेशान है। उनका एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। उनको लाइवलीहुड का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके लिए लाइवलीहुड का मतलब जुगाड़ कर रहे हैं जैसे भी हो। लेकिन जो वो जो बच्चे हैं, वो घर में बंद रहने की वजह से और ये जो अपने ऑल अराउंड नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं और जो अपने वो इमोशंस को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे, इन वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रेस में हैं और धीरे-धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। और मैं मतलब एक फोरम पे डाला था कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो आप यकीन मानिए 12th स्टैंडर्ड के कई दर्जनों बच्चों का कॉल आया मेरे पास, जबकि आप सोचिए कि वही बच्चे कॉल किए होंगे जो बहुत हेवी डिस्ट्रेस में होंगे। बहुत लोग हेजिटेशन में नहीं करते हैं कॉल, क्योंकि ये ऐसा मामला है हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से एक्सेप्टेड नहीं है। ये चीज़ करना चाहिए हम लोगों को। रेमेडी में मैं इस चीज़ों को बताऊँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, आज के समय का नीड है कि हम हर आदमी को सुने, अपने बच्चों को सुने और अपने आस-पास जो आपसे जुड़े लोग हैं, उनको सुनिए। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम उसको काउंटर आउट कर पाएँगे। तो ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो लोग मान लीजिए कि जॉब छूट गया है जिनका, वो लोग भी डिस्ट्रेस में है, उनका भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जिनका जॉब नहीं छूटा है, बिजनेस चल रहा है, उनको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए हेवी इनकम में थे, लेकिन आज उनका इनकम बहुत धीरे-धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो उनको ये खतरा, एक थ्रेट महसूस हो रहा है, तो वो लोग भी डिस्ट्रेस में हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, आज के डेट में हमें सरकार सैलरी दे रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हम डिस्ट्रेस में नहीं है? हमें भी तरह-तरह की डिस्ट्रेस है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जिनके पास मान लीजिए लाइवलीहुड का क्वेश्चन नहीं है और जिनके पास है, तो जो जिनके पास नहीं है, ऐसे 10, 15, 20% लोग होंगे, लेकिन 80% के पास लाइवलीहुड का भी प्रॉब्लम है। कुल मिला के 100% पीपल आज किसी न किसी रूप में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। आप जो है मतलब आवाज मेरी मिल रही ना? आवाज मिल रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। जी हाँ सर, जी हाँ सर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब हम लोग मतलब इसको देखते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि हर वर्ग का लोग कहीं न कहीं इसमें अफेक्टेड है और वो मतलब लगातार अफेक्टेड हो रहा है। आने वाले टाइम में अगर ये मान लीजिए थर्ड वेव आ गया, अब देखिए हो क्या रहा है कि हम लोग का मतलब अपने पीयर ग्रुप में, चाहे फैमिली फ्रेंड्स में या हमारे फ्रेंड सर्किल में या हमारे रिश्तेदारों में, आपका क्लोज मेट्स कोई ना कोई कैजुअलिटी हुए हैं और मतलब उसका वजह से भी हर लोग मतलब खुद के ऊपर भी एक खतरा महसूस करते हैं, तो वो भी एक तरह का डिस्ट्रेस है। तो ये मतलब कई तरह की समस्याएं हैं जो कुल मिला करके हम लोग को डिस्ट्रेस में धकेल दिया है और इस डिस्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हम लोग को जो भी पॉसिबल उपाय है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। जो मतलब जुडिशियरी है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। अब ये देखिए कि अनसीन हम लोग को देखने में नहीं लगता, हर आदमी जुडिशियरी में नहीं जाता, लेकिन जिसको मान लीजिए सपोज करिए बेल लेना है और वो गलत तरीके से किसी तक मुकदमा में फंस गए या मान लीजिए जो भी रीजन हो या किसी को मुकदमा करना ही है, अगर उनको विक्टिम है और वो और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो मान लीजिए एक्यूज और विक्टिम दोनों को मान लीजिए न्यायपालिका में जाना है और ये पेंडेमिक की वजह से न्याय व्यवस्था सही से काम नहीं कर पा रही है, तो वह भी सफर कर रहे हैं। तो जुडिशियरी भी इम्पैक्टेड है इससे। टूरिज्म सेक्शन जो है वो बहुत हेविली इम्पैक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि सभी टूरिस्ट प्लेस को बंद कर दिया गया है, सभी ट्रांसपोर्ट बंद है, लॉकडाउन है हर तरफ। तो ये टूरिज्म जो है वो भी, और टूरिज्म एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है और उसमें मतलब एविएशन है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें होटल है उसमें, और जो आपके मतलब टूरिस्ट स्पॉट होते हैं
जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं, तो ये जो मतलब साइकिल में समझिए सब लोग एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो सब लोग मतलब प्रभावित हो रहे हैं और उनका ऊपर मतलब रोजी रोटी का खतरा है। ये जो टूरिज्म सेक्शन से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब दूसरे एक दूसरे से, एंटरटेनमेंट, ये सब एक दूसरे से मतलब समझिए कि मिले हुए हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट भी पड़ा है हम लोगों का। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो समझिए कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, हम लोग मान लीजिए सपोज करिए हर धर्म का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, तो सभी पे आज के डेट में बैन है और हम मान लीजिए खुल के अपने रिचुअल्स को नहीं कर सकते हैं। तो हमारा रिचुअल उसमें कई लोग जो है जो बहुत इन रिचुअल से बहुत हेविली जुड़े रहते हैं, जिनको कर्म कांड में बहुत भरोसा रहता है, तो वो लोग इस वजह से डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। वो उनको लगता है कि हम मूर्ति नहीं सही से बचा पा रहे हैं, उनको लगता है हम ईद का नमाज सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो लोग बहुत मतलब इसको पैनिक हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो ये भी मतलब रिलीजियस इम्पैक्ट भी है। और जो हमारे धार्मिक स्थल है वो बंद है, तो वहां लोग जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोग प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं। जो ग्रुप हम सभा करते हैं, ग्रुप प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, या जो ग्रुप हम लोग नमाज पढ़ते हैं, या जो ग्रुप हम लोग अलग अलग धर्म का अपना अपना जो भी रिचुअल्स है, उसको जो हम लोग ग्रुप में करते हैं उसको हम लोग नहीं कर पा रहे, तो वो रिलीजियस इम्पैक्ट भी है। इवन आप देखिए कि श्राद्ध और शादी जैसे फंक्शंस को भी हम लोग मतलब रिचुअली सही से नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारा एक सोशल इम्पैक्ट में है कि मतलब हमारा वो रिचुअल्स जो है और जो हमारा रिलीजन है वह भी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा चीज है हमारे सोसाइटी के लिए। वो हमको हेल्थ देता है, वो हमको मेंटल पीस देता है, वो हार्मोनी देता है, वो हमको कोऑपरेटिविटी का फीलिंग देता है, वो समझिए कि नेशनल इंटीग्रेशन का फीलिंग देता है, इंटरनेशनल जो पीस है उसको बढ़ावा देता है। इन सब चीजों और स्पोर्ट्स है आज के डेट में बंद, तो ऐसी जगह इन स्थितियों से तो जो उसका इम्पैक्ट हम लोग जो अभी बात किए उनके अलावे जो लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते थे वो भी बंद हो गया है, तो उनका फिटनेस भी लॉस हो रहा है। कई लोग मतलब फुटबॉल खेल के, बैडमिंटन खेल के, या जिम में जा करके, या और दूसरे मतलब स्विमिंग करके वो अपना फिटनेस को मेंटेन करते थे, तो आज स्पोर्ट्स बंद है पैंडेमिक की वजह से, तो वो उनका फिटनेस भी धीरे धीरे लूज हो रहा है। वो घरों में मान लीजिए उस तरह से नहीं कर पाते हैं वर्कआउट जितना मान लीजिए कि करना चाहिए, तो वो एक लॉस है। पॉलिटिकल भी मतलब इम्पैक्ट्स है, वो तो मतलब हम लोग देख ही रहे हैं कई जगह में, बहुत जगह मतलब इसका बहुत डीप रूटेड इम्पैक्ट्स पड़े हैं। तो पॉलिटिकली चूंकि मैं यहाँ पे ये एक इंटेलेक्ट डिस्कशन है, तो पॉलिटिकली मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर वो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल उसमें चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब इतना समझिए कि जिस तरह से अभी बाकी सेक्शंस की बात की उसी तरह से पॉलिटिक्स भी इससे प्रभावित है। इसके बाद देखिए कि जो कुछ चीजों में बढ़ोतरी हुआ है इसका वजह से जो सेक्शंस है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये अनसीन चीजें हैं। और जब डेटा आता है तो इस पे हम लोग भी काम करते हैं सोशली, तो देखते हैं कि चूंकि अब हो क्या रहा है कि लोग जॉब को लॉस किए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो घरों में लोग ज्यादा रहने लगे। घरों में जब ज्यादा रहते हैं तो उनकी वजह से उनको एक तो दूसरे तरह का जो हिडन मतलब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है दूसरे माध्यम से, और वो निकालते हैं अपने घर में, अपने मान लीजिए म्यूचुअली, पति पत्नी के ऊपर निकालेंगे, पत्नी पति के ऊपर निकालेंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर। तो ये एक तरह का म्यूचुअल है, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं तो वो आउटब्रेक कर जाते हैं और वो वायलेंस को मतलब अपना लेते हैं। और ये वायलेंस कई बार बहुत मतलब समझिए लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे जगह, ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इन दिनों में देखा गया है कि जो नेशनल डेटा है हमारा, जो इंटरनेशनल डेटा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसों में इजाफा हुए हैं। तो ये एक पैंडेमिक का असर है। और दूसरे जो हाँ, एल्डरली जो पीपल है हमारे, ओल्ड एज जो पीपल है वह भी इनसे बुरी तरह से अफेक्टेड हुए हैं। उनका क्या रीजन समझिए कि ओल्ड एज पीपल जो पहले मान लीजिए उनको हम लोग देखभाल कर पा रहे थे, अच्छे से देखभाल कर पा रहे थे, क्योंकि उनके देखभाल में एक फाइनेंशियल रिचनेस का जरूरत है, क्योंकि उनके लिए हमें दवाइयों की जरूरत होती है, उनके लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है। तो जब चूंकि मेजॉरिटी पीपल जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है, इकोनॉमिक मतलब कट डाउन में है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने एल्डरली पीपल का सही से देखभाल नहीं कर पाते। एक तो देखभाल में कमी आया है, मतलब पर्सनल डिस्ट्रेस का वजह से भी, और लोग जो इस तरह के परेशान हैं उनका वजह से।
दूसरा जो उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम लेके आया है, जो उनको रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होता था या रेगुलर उनका जो केयर होता था, वो आज के डेट में नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे उनका एक बड़ा लॉस है। तीसरा जो इम्पैक्ट मैं देखता हूँ कि एल्डरली पीपल मोर ससेप्टेबल है इस डिजीज के। अगर ये पकड़ लिया, क्योंकि एल्डरली पीपल जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके शरीर में अलग अलग मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटीज रहते हैं, मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटीज रहते हैं, उनका बीपी, उनका जो न्यूट्रलाइट कॉन्सेंट मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं, जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं, वो थोड़ा सा एजिंग का वजह से ऑलरेडी वो मतलब वीक होते हैं या कह सकते हैं कि मेडिकली अनफिट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस वायरस का अटैक होता है तो उनके ऊपर में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और उनको केयर करने के लिए हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में जो ओल्ड एज पीपल है वो काफी सफर कर रहे हैं। वो मतलब बाहर से नहीं दिखता है, आपको ऐसे देखना चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल होंगे वो फील करते होंगे और जो जिनके घर में ओल्ड एज पीपल हैं वो फील करते होंगे इन चीजों को। ये है। इसके बाद जो अफेक्टेड एक पीपल है, बहुत बड़ा सेक्शन है, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, डिसएबिलिटी से जूझ रहे हैं। तो वो अभी जिस तरह से एल्डरली पीपल है, जिस तरह से ओल्ड एज पीपल है, उसी तरह से फिजिकली चैलेंज पीपल के देखभाल में हमें मतलब बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए जो हमारा अभी पैंडेमिक असर पड़ा है तो उन चीजों में कमी आई है, तो हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जैसे ओल्ड एज पीपल ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं ज्यादा इस डिजीज का, उसी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन भी इस डिजीज के ज्यादा मतलब वल्नरेबल है। अब आप सोचिए कि कोई फिजिकली चैलेंज पीपल को कोरोना हो जाए, वैसी स्थिति में अगर उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल के जो नर्सिंग स्टाफ है उनके ऊपर हमको छोड़ना पड़ता है। तो नर्सिंग स्टाफ भी काफी डिस्ट्रेस में है और वो लोग लगातार सेवा करते करते जिस लेवल का चाहिए, हम जो अपने किसी फिजिकली चैलेंज पर्सन का मैं अपने परिवार के किसी फिजिकली चैलेंज का जिस इंटेंसिटी और जिस सेवा भाव से उसका सेवा कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। थियोरेटिकली हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट प्रैक्टिकली उस लेवल का उतना मतलब श्रद्धा से या कह सकते हैं उतना डेडिकेशन से उनका देखभाल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में उनका वल्नरेबिलिटी और मतलब कह सकते हैं कैजुअलिटी के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। ये है। अब आप देखिए कि जो अलग मतलब जो सेक्शन है जो हमें बाहर से नहीं दिखता है कि इन्वायरमेंट भी पैंडेमिक की वजह से बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुए हैं। अब इसमें दोनों पहलू है कि इन्वायरमेंट में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिए कुछ लॉकडाउन की वजह से अच्छे इम्पैक्ट भी आए हैं। जैसे एयर पैरामीटर, जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में कमी आया है, वाटर पॉल्यूशन में कमी आया है। लेकिन साइड बाय साइड ये देखा गया है कि इन्वायरमेंट का जैसे मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट में जो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आएगा, जो एग्रीकल्चर बेस्ड लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर सही से नहीं हो रहा है या उनके प्रोडक्ट सही से नहीं बिक रहे हैं, तो ये जो बड़ा एक सेक्शन है जो छोटे कामों पे डिपेंडेंट लोग हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, अगर वो कटेगा, वहां पे रुकेगा, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे पीपल क्या करेंगे, दूसरा सोर्स से अपना खाना पीना चाहेंगे। तो वो लोग मतलब डिफॉरेस्टेशन करके जंगल में मान लीजिए कि कुछ लकड़ी बेच लेंगे या और दूसरा कुछ काम करेंगे, पोचिंग को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को भी वो कहीं न कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी महसूस किया गया है इस पैंडेमिक की वजह से, जिधर हमारा ध्यान नहीं जाता। ज्यादातर लोग जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। तो इन सब मतलब ये जो हमने अभी बात किया कि ये कुछ ऐसे पहलू हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिनको पैंडेमिक ने डायरेक्टली अफेक्ट किया है। इसी कड़ी में मैं कुछ आपको एक डेटा थोड़ा सा शेयर करूंगा कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं आज का डेट में, दो सेक्शन उस पे जो कुछ सैंपल डेटा हुए हैं वो मैंने एक जगह से कलेक्ट किया है, बहुत रिसर्च पेपर से निकाला है उसको आप लोगों के लिए। तो उसमें दो सेक्शन में कुछ सैंपल किए गए हैं हजारों लोगों के ऊपर में, जब जिसमें एडोलेसेंट और यंग पीपल के ऊपर कुछ डेटा सैंपलिंग किया गया। दूसरा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, इन दोनों के ऊपर में अलग अलग सैंपलिंग किए गए। तो उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कुछ सैंपलिंग किए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो यंग पीपल के ऊपर देखा गया है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, उसमें पाया गया है कि 76% जो यंग पीपल हैं और जो एडोलेसेंट पीपल हैं वो
कंसंट्रेट करने में अभी असक्षम पाए गए, वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये पैंडेमिक, हम लोग वो बोलेंगे कि घर में रह रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कंसंट्रेट करो, लेकिन ऐसे लोग वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, वो बीमार भी नहीं पड़े या उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, उनको लाइवलीहुड का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अब सोचिए कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कितना ज्यादा है कि लगभग 76% जो ये पीपल है इस सेक्शन के, वो बता रहे हैं कि वो अपने कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने डेली रूटीन पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो वो बोर्डम फीलिंग है, बोर फील कर रहे हैं, ऐसे बोलने वाले 52% बच्चों ने बताया है कि वो बोर फील करते हैं। 39% मतलब इस तरह के यंग और बच्चों में पाया गया है कि वो इरिटेट बिहेव, मतलब उनके अंदर में इरिटेटिव नेचर आ गया है, वो इरिटेशन फील करते हैं अपने बिहेवियर में। 38% जो है बच्चे और एडोलेसेंट जो है और जो यूथ है, वो समझिए कि रेस्टलेस फील करते हैं। रेस्टलेस मतलब छटपट, कभी वो जाएंगे मतलब बाथरूम में चले जाएंगे, कभी किचन में चले जाएंगे, कभी गेस्ट रूम में चले जाएंगे, कभी टीवी खोल लेंगे, कभी मोबाइल पे चले जाएंगे, ये रेस्टलेसनेस है। तो ये ऐसे ये इम्पैक्ट्स हैं जिनकी हमको चर्चा करनी चाहिए। सोशल इम्पैक्ट्स हमारा टॉपिक है और समझिए कि सोसाइटी का ऊपर में ये बड़ा एक इम्पैक्ट है। इकोनॉमी, ये सब चीज तो बड़े-बड़े चीज हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जो छोटे इम्पैक्ट्स हैं, अब सोचिए कि जो बच्चे रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आप अपने घरों में फील कर सकते हैं। आप अगर दिन भर उनको ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर उनको आप जैसे हम लोग बुखार नापते हैं और लिखते हैं, उस तरह से उनको देखिएगा कि कितने बजे जगा, जगने के बाद वो क्या किया, तो आप देखेंगे कि कितना वो तेजी से अपनी चीजों को बदल रहे हैं। कुछ किसी दिन वो ज्यादा नजर आएगा, किसी दिन कम नजर आएगा। ये एक मतलब बड़ा एक प्रॉब्लम है जो दिख रहा है हम लोग को। 38% बच्चे जो हैं और यंग हैं, वो नर्वसनेस का शिकार हो गए हैं। नर्वसनेस मतलब उनको बोलिएगा कि पानी लेके आओ, तो वो समझेंगे नहीं, क्या करेंगे? या उसको बोलेंगे कि मतलब पानी लेके आओ बोतल में, तो वो ले आएंगे गिलास में बोलिए तो बोतल में लेके आएंगे। मतलब इस काइंड का नर्वसनेस है। या कोई एक सवाल दे दीजिए, तो वो आता हुआ सवाल भी नहीं बना पाएगा। तो ये इस तरह के मतलब इम्पैक्ट्स उसके ऊपर पड़ रहे हैं। सेंस ऑफ जो लोनलीनेस है, वह भी एक बड़ा मुद्दा है और 31% बच्चे जो हैं, जबकि आज के डेट में ये जो सैंपलिंग किया गया है, समझिए ग्रामीण बच्चों पे नहीं है और वो अंडर प्रिविलेज बच्चों पे नहीं है, ये प्रिविलेज बच्चों पे है जिनके घर में गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, टीवी है और रिक्रिएशन के सारे सुविधाएं हैं। ऐसे बच्चे में मतलब ऐसे 31% बच्चे बोल रहे हैं कि वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अब वो अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, वो खेलने नहीं जा पा रहे, जबकि आज इस ग्रुप के बच्चे ज्यादातर मतलब समझिए घर से बाहर नहीं निकलते नॉर्मल में भी, लेकिन उसके बावजूद वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उसमें जो 30% बच्चे जो है काफी चिंतित बिहेवियर फील किए हैं, मतलब बताए हैं, और लगभग 30% ही लोग जो है वो अनइजीनेस का शिकार है। तो ये एक डेटा मैंने बताया कि जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर जो हाई एंड बच्चों पे मतलब समझिए प्रिविलेज बच्चों पे सैंपलिंग किए हैं, हजारों बच्चों के ऊपर और हजारों यूथ के ऊपर, तब जाके ये रिजल्ट निकाल पाए। तो ये इम्पैक्ट्स हैं। अब ये इम्पैक्ट्स आप जब जाके देखेंगे तो और दूसरे सेक्शन में आपको और ज्यादा मिलेगा। हेल्थ वर्कर के ऊपर में जो सैंपलिंग हुए हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब समझिए कि जो आपको हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके ऊपर जब देखा गया है, तो मतलब 50% हेल्थ वर्कर्स आज डिप्रेशन के शिकार हैं। आप डॉक्टर से बात कीजिए, आप जो मतलब फैमिली फ्रेंड में होंगे, कई लोग आपके घर में होंगे, आप बात कीजिए, उनकी बातों से आपको झलक जाएगा कि वो डिप्रेस है, और होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक कैजुअलिटी है, अगर तो हम लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं। अब वो रोज अपने आंखों के सामने से दर्जनों डेड बॉडी को निकलते देखता है, तो सोचिए कि वो कितना रेस्टलेस फील करेगा। तो ये आसान नहीं है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे, एक डेड बॉडी आप देखेंगे तो आपका हाथ पांव फूलने लगेगा। और वहां वो देखिए कि कई ऐसे जब पेशेंट लास्ट मोमेंट में डेथ होता है, तो जब डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं, तो वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं उस समय में, अंतिम मोमेंट में, अंतिम जो 5 मिनट होता है, तभी मतलब वो लोग सेडेटिव देते हैं या मतलब बहुत सारे दूसरे मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप सोचिए कि अंतिम उस रेस्टलेस कोई भी आदमी देखेगा तो हर मतलब डॉक्टर है, वो दे आर नॉट कंप्यूटर, दे आर नॉट मशीन, वो एक ह्यूमन, उसके अंदर में एक कोर ऑफ हार्ट है और उनके अंदर भी इमोशंस है।
वो अभी मतलब देख रहा है कि उसका पेशेंट तड़प रहा है बेड पे, डेथ बेड पे, तो सोचिए कि वो कितना मतलब ब्रेक करता होगा अपने आप में। मैं तो दाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ ऐसे हेल्थ वर्कर्स को कि इस मतलब पेंडेमिक में वो बहुत दिलेरी के साथ और बहुत बहादुरी के साथ हम लोगों की सेवा देते रहे, और मतलब उनको जितना भी हम लोग तारीफ करें वो बहुत कम है आज का डेट में। मतलब समझिए कि अनपैरेलल है, वो अनपैरेलल है। और माइंड मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब एकदम कोर ऑफ हार्ट से मतलब सैल्यूट है ऐसे लोगों को कि उस सिचुएशन को देखना। वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन पेशेंट से डॉक्टर को एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट कैजुअलिटी को हो और वो मतलब उसको ठीक ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो डिस्ट्रेस में जाते हैं, काफी डिप्रेशन में रहते हैं। और 44% डॉक्टरों में एंजाइटी देखा गया है कि काफी वो मतलब चिंतित, मतलब हमेशा एंजाइटी में नजर आएंगे, क्योंकि उनका वर्किंग आवर इसमें बढ़ा हुआ है। वो पीपीई किट पहन के रहते हैं। आप मास्क लगाइए 1 घंटा, आप देखिए कि आपको सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। आप पीपीई किट पहनेंगे, आप एकदम पूरा कपड़ा पसीना पसीना 8-8 घंटा 10-10 घंटा वो मतलब पीपीई किट पहन के काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका अंदर में एंजाइटी होना एकदम स्वाभाविक है। इनसोम्निया का भी मतलब शिकार बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब जब उनको ब्रेक मिलता भी है तो ब्रेक मतलब चूंकि वो हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, उनके दिमाग में बहुत देर तक वो हॉस्पिटल के सीन्स चलते रहते हैं। पेशेंट्स मतलब जो जिनको ट्रीट करते हैं उनकी चिंता उनको रहती है, इस वजह से वो सही से नींद नहीं ले पाते हैं। दोनों वजह है, एक तो मतलब सिचुएशनल उनको डिस्ट्रेस है, दूसरा उनको टाइम का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना नॉर्मल डेज में वो ड्यूटी करते थे 8 घंटा 10 घंटा, अब उनको 12 घंटा 14 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो इंसोम्निया के शिकार है। और डॉक्टरों का भी काफी कैजुअलिटी, अकेला बिहार मोर देन 100 डॉक्टर्स हम लोग लूज किए हैं। तो ये कम बड़े बड़े डॉक्टर जिसमें बड़े बड़े नाम है, ऐसे मतलब हजारों डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है हम लोगों का इलाज करते हुए। तो मतलब एक बड़ा वॉल्यूम है। इसके बाद जो डिस्ट्रेस है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है डॉक्टरों में, 71%, 71%, 72% डॉक्टर ये डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं आज डिफरेंट कॉजेस का वजह से। और वो अब उनको भी लगने लगा है कि ये कितना दिन और चलेगा, कब उनको फिर मान लीजिए थर्ड वेव आ जाए, फोर्थ वेव आ जाए, तो फिर उनको लगता है कि जैसे अभी आज का डेट में मतलब 15 दिन पहले का जो सिचुएशन था, लेकिन आज वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में एक मतलब कोर ऑफ माइंड में ये चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि कहीं थर्ड वेव आया तो फिर से मतलब मुझे उसी युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो ये मतलब समझिए कि काफी अलार्मिंग है, और काफी मतलब जो सिचुएशंस है वो हम लोगों को मतलब हमारी सोसाइटी के लिए बहुत चिंतनीय है। ये मतलब मैंने कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी बात किया, जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं पैंडेमिक के, कोविड-19 के, और इस तरह से समाज के हर सेक्शन को कैसे अफेक्ट किया है उसका मैंने चर्चा किया। अब मैं अपने अंतिम पड़ाव में जल्दी थोड़ा डिस्कस करूंगा। टाइम है ना अभी हमारे पास? मंजू जी टाइम है ना? टाइम है, कुछ है, जी हाँ बड़ा सर, जी हाँ सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लगता है कि लेंदी हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब रेमेडीज पे हम लोग जल्दी 5-7 मिनट में खत्म करेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम लोगों का। देखिए जो अभी हम लोग बात किए जितना समझिए वहीं पे रेमेडी भी है। हम लोग चाहते तो वहीं पे रेमेडी भी चर्चा कर लेते, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग से कर लेता हूँ। जो सबसे पहला मैंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है आज के डेट में, वो बहुत अनसीन प्रॉब्लम है। वो हर लोग इसको फील नहीं कर सकता है। जो लोग इस पे काम करते हैं वो लोग इनको महसूस कर सकते हैं, एक कॉमन आदमी इसको महसूस नहीं कर सकता। जो फूड सिक्योरिटी का आज के डेट में प्रॉब्लम है, जिसको भोजन मिल भी रहा है, अगर सही से एनालाइज कीजिएगा तो जो एडेक्वेट अमाउंट है उतना नहीं मिल रहा है, या एडेक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो फूड का सप्लाई चेन है उसको इंश्योर करना पड़ेगा हम लोगों को, गवर्नमेंट को। इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा, और ग्लोबल गवर्नमेंट को, एक मतलब सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है ये, क्योंकि हम आपको पहले बताए कि हम लोग जो एक्सचेंज ऑफ फूड आइटम्स वो ग्लोबल एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे कंट्री से होता रहता है, इंटर एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए ग्लोबली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हंगर के रूप में, मल न्यूट्रिशन के रूप में एक बड़ा वॉल्यूम हमारे सामने आ जाएगा। और अगर मान लीजिए जो वर्क फोर्स है हमारा वो मल न्यूट्रिटेड होगा, तो हमारे लिए इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में काम करने वाला लोग ही नहीं मिलेगा। ये जो अनहेल्दी लोग हैं, आने वाला मान लीजिए जो बच्चा आज 5 साल का है, अगर वो अनहेल्दी कंडीशन में पलेगा बढ़ेगा तो अगला 60-70 बरस तक क्या होगा, समाज के ऊपर एक बर्डन होगा।
ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इसको अगर हम लोग देखें माइक्रो लेवल पे मैग्नीफाई करके, तो इट इज मतलब ह्यूज इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी। तो वो है कि इसीलिए फूड चेन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि मतलब कम से कम फूड चेन से जुड़े हुए जो सप्लाई चेन है उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करके उसके ट्रांसपोर्ट को हम लोग निर्बाध, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड, उसको हम लोग कंटिन्यू करें। और उसमें जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, उसमें जो लगे हुए लोग हैं, उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए अवेयर करें, उनको प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स है, फेस शील्ड हो या ग्लव्स हो या मास्क हो या सैनिटाइजर्स हो या उनके इम्यून बूस्टर, उसको मेडिसिन दें, ये सारे चीजों को अपना करके हम लोग को फूड चेन इंश्योर करना पड़ेगा। इसके बाद जो लोग मतलब जैसे भारत की हम लोग बात करें तो मतलब यहाँ 80 करोड़ लोग लगभग बीपीएल में हैं आज के डेट में, और उनको हम लोग सरकार की तरफ से जो पहले 5 किलो अनाज दे रहे थे, हम लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी और मैं पर्सनली हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम लोग मतलब प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, उसका बढ़ा भी मतलब वॉल्यूम 5 से 10 किलो किया गया। तो अगर जरूरत के अनुसार अगर उसको 15 किलो करना पड़े, 20 किलो करना पड़े, तो सरकार इसको इंश्योर करे कि जो लोग मतलब अंडर नरिश्ड हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनका नॉरिशमेंट लेवल, उनको मतलब फूड सिक्योरिटी हो, उनको फूड मिले, ये सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जो हम लोग मतलब जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो मिड डे मील है उसको और इनरिच करें। जैसे आज स्कूल बंद है, तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चों को मिड डे मील देना पड़ेगा हमको। तो मान लीजिए उसके लिए जो जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है जिससे हम लोग कोरोना के स्प्रेड को भी रोक पाए और उसको मिल भी जाए, तो दोनों काम हम लोग को करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी उपाय लगाए जा सकते हैं साइंटिफिक और मतलब वाइबल, उसको लगा करके ये इंश्योर करें बच्चों को भोजन मिले कम से कम, कि हमारे बच्चों का मल न्यूट्रिशन रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका बहुत बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आएगा। वो बाद में हम लोग फील करेंगे 10 साल बाद भी उसका इस पर रिसर्च, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा आज भी उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, जो आपका भोपाल का गैस त्रासदी कांड हुआ आज भी उसके इम्पैक्ट दिखते हैं। उसी तरह से जो बच्चे आज ग्लोबली मान लीजिए और जो एक लार्ज यंग पीपल जो है मल न्यूट्रिटेड हो जाएंगे, तो इसका वर्षों तक 50 बरस 60 बरस तक तो हम लोग इसका इम्पैक्ट देखेंगे, और वो हमारे इकोनॉमी को बहुत बैक लेके जाएगा, वो हमारे प्रोडक्शन को बैक लेके जाएगा, हमारे सर्विस सेक्टर को पुल करेगा। तो जो हम ग्रोथ को पाना चाहते हैं जो फोर्स, उसको वो ड्रैग कर देगा। आप सोचिए कि हमारे घर में अगर मान लीजिए एक मल न्यूट्रिटेड बच्चा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा अगला 40 बरस 50 बरस तक उसको खिलाना पड़ेगा, जो कल को इकोनॉमिक जनरेशन में पार्ट होता, अब वो क्या हो गया, एक डिपेंडेंट हो गया। उसी तरह से ऐसा लार्ज वॉल्यूम हम एज अ होल कंट्री का हम देखें फैमिली और कंट्री का आदमी देखें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको हमको सर्वाइव कराना पड़ेगा। ये है, तो फूड चेन को मतलब कंटिन्यू करने के लिए जितने भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, बहुत मेजर्स हैं मेरे पास, मतलब मैंने करीब 50 मेजर्स को उसमें लिस्ट किया हो, तो उतना अभी बोलना मतलब संभव नहीं है। इसके बाद मैं क्या कहूँगा कि जो इमरजेंसी फाइनेंसिंग है, ये बड़ा एक मतलब इकोनॉमिक टर्म है। इमरजेंसी फाइनेंसिंग कहने का मतलब जो राहत पैकेज होते हैं वो सिर्फ घोषणाओं में नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इंटरप्राइजेस हैं आज ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस है या जो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उनको बचाना जरूरी है। अगर ये नहीं बचाएंगे तो जो पुअर है वो मोर पुअर हो जाएंगे, और ये पुअर की संख्या पूरे देश में बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरे दुनिया में ज्यादा हो जाएगा, और कुछ लोग ही पूरे संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, और वो स्थिति जो है ना बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। मतलब अगर उसको आप फील करिएगा तो आप मतलब कह सकते हैं कि आप भी इंसोम्निया के शिकार हो जाएंगे, इतना उसका मतलब बुरा इम्पैक्ट है। तो सरकार को चाहिए कि इमरजेंसी फंडिंग करे, कहाँ कहाँ करें, हेल्थ सेक्टर में करें, फूड में करें, और जो इंटरप्राइजेस हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बचाना है हमको। अगर उनको हम अभी 2 साल 3 साल सर्वाइव नहीं कराएंगे तो देखिए इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें देखा गया कि जो लोग सपोज कीजिए कि हम 10,000 15,000 कमाने वाले लोग थे, या मान लीजिए मेरा एक छोटा सा कोई ऐसा काम था जिसमें 15 लेबरर्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे, और पिछले 15 महीने से काम नहीं हो रहा, हमको रेंट पे करना है, हमको ईएमआई पे करना है, हमको लेबरर्स को कुछ कुछ पैसा देना है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हमारे पास जो जमा पूंजी है वो खत्म हो जाएगा, एक बार मान लीजिए 6 महीने में खत्म हो गया, तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को सस्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा उपाय लेंगे, लोन नहीं मिलेगा तो हमारे पास जो एसेट है छोटे मोटे, हम उसको बेच डालेंगे। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए और अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए अपने एसेट को,
जो उनके फिक्स्ड एसेट है, चाहे वो सोना चांदी के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, या वो उसका मतलब फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, उनको वो बेच रहे हैं। जब उनको बेचेंगे तो यानी जिस दिन हम वो बेच दिए उस दिन हम गरीब हो गए। तो अब सोचिए कि ये इम्पैक्ट जो है कितना खतरनाक है। और ये भी एक लार्ज पॉपुलेशन है, ये छोटा पॉपुलेशन नहीं है। एक तो मान लीजिए आज हम कोई अपना पीस ऑफ लैंड बेचने जाएंगे, हमको सही दाम नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर हम उसको बेच देंगे, कल हम भी उस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जिस श्रेणी में बीपीएल के लोग हैं। तो जो हम अब सरकार के ऊपर कल को बर्डन होंगे, सोसाइटी के ऊपर बर्डन होंगे, तब सोचिए कि इसका दूसरा मतलब इम्पैक्ट ये भी आ सकता है, हो सकता है कि ऐसे लोग अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए तो आपराधिक गतिविधि में शामिल हो, तो उससे क्राइम बढ़ सकता है सोसाइटी में, दूसरे अनफेयर मीन्स बढ़ सकते हैं। ये मतलब सोचिए कि इम्पैक्ट है, तो कितना बुरा इम्पैक्ट है। तो इसलिए इंटरप्राइज को, स्मॉल इंटरप्राइज में सरकार को फंड करके, इन्वेस्ट करके बचाना पड़ेगा। और ये सिर्फ घोषणा से नहीं होगा, राहत पैकेज का मतलब वास्तव में राहत पैकेज। इसके बाद जो है, देखिए अभी के समय में टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना पड़ेगा, और इसको हम लोग मतलब मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है इसको बोलने में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने टेली मेडिसिन को अडॉप्ट किया। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने पूरे भारत में 6000 डॉक्टरों का टीम अपना लेवल पे तैयार किया। जो मेरा स्कूलिंग हुआ है नवोदय विद्यालय से, और नवोदय विद्यालय का पूरे भारत में नेटवर्क है, पूरे दुनिया में नेटवर्क है, और हम लोगों ने 6000 लोगों का टीम बनाया, और ये टीम लेयर वाइज है, उनको मॉनिटर करने के लिए भी लोग लेयर वाइज है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अप्रोच किया, जिनको भी मतलब आपको एक डॉक्टर का सलाह चाहिए, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और सरकारी डॉक्टर जो है वो कोविड इलाज में बहुत व्यस्त थे, वो सभी का फोन पिक नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने इस तरह से कैंपेन चलाया, और 6000 डॉक्टरों की टीम की मदद से और ऐसे बहुत सारे लोगों को सलाह दिया, जो नेचुरोपैथी का सलाह लेना चाहे उसको नेचुरोपैथी का सलाह मिला, जो होम्योपैथी का लेना चाहे होम्योपैथी, जो एलोपैथी, और इनके बीच में हम लोगों ने इंटरचेंज भी किया। अगर मान लीजिए नेचुरोपैथी के माध्यम से हम लोग प्रिवेंशन कर पाए किए, और उसके ऊपर अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ा तो वो भी हम लोग दिए। और जब उनको घरों में मान लीजिए जो पॉजिटिव पेशेंट हो गए, नेगेटिव जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग घरों में लोकल माध्यम से टेली मेडिसिन दवा पहुंचवाए उसको। तो ये एक बड़ा काम था, और सरकार भी इसमें कुछ काम की, लेकिन इसको और अब प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। और आज भी हमारा वो टीम एग्जिस्ट करता है, आज भी अगर किसी को जरूरत होता है तो हम लोग उसको सलाह देते हैं। तो ये टेली मेडिसिन के माध्यम से हम लोग 2-3 काम करते हैं। एक तो उसको प्रॉपर गाइड, जो क्वैक मान लीजिए कोई भी दवा चला देगा, उसका सिम्टम मतलब कब उसको स्टेरॉइड चलाना है, कब ब्लड थिनर चलाना है, कब कितना मात्रा में जिंक चलाना है, कितना मात्रा, क्योंकि कोई भी दवाई मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे, अनवांटेड लेंगे, तो दैट इज नॉट गुड। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रोफेशनल आपको सलाह देंगे आपके सिम्टम्स के आधार पे, तो उसमें 90% एक्यूरेसी लेवल रहेगा। तो वो एक बड़ा काम है, जिसके माध्यम से इस डिजीज को रोकथाम में आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा काम है। दूसरा है कि इससे हॉस्पिटल के ऊपर लोड भी घटेगा। अगर जो बहुत पेशेंट पैनिक हो करके वो हड़बड़ा के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, तो इसको भी हम लोग स्लो कर सकते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल जाए। कोई भी आदमी को मान लीजिए सपोज कीजिए 92 आ गया उसका ऑक्सीजन लेवल, तो पैनिक नहीं होना है। ऐसे कंडीशन में अगर वो एक एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर के कांटेक्ट में है, तो किस लेवल तक का ऑक्सीजन मेंटेन कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट हम लोग देखे कि 92, 90, 88 तक पेशेंट को हमने देखा, 86 तक का, जिसको हम लोग घर पे मान लीजिए ऑक्सीजन को थोड़ा सपोर्ट दे करके, और उनको मतलब जो होता है ना कि पैनिक रश, जो बोलते हैं कि पैनिक रश हॉस्पिटल की तरफ से, उसको हम लोग रोक पाए। और पैनिक रश की वजह से क्या होता है कि कई बार जिसको ज्यादा जरूरत है उसको नहीं मिला सीट, और जिसको कम जरूरत है वो लोग सीट चेक करके रखा हुआ है हॉस्पिटल में, तो इसमें कैजुअलिटी जो है हमारा बढ़ जाता है। तो ये मतलब उसके इम्प्लीकेशंस हैं, टेली मेडिसिन के ये फायदे हैं। इसके बाद हेलो जो अखिलेश सर, हाँ सर हम आपको 2 मिनट इंटरप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सर को, हमारे प्रिंसिपल सर को फिर से दूसरी मीटिंग में जाना है, तो थोड़ा सा उनका 2 मिनट ले लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग, ठीक है? जी सर, तो फिर प्रिंसिपल सर सर माइक थोड़ा सा की तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, ओके सर, प्लीज। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है सर।
Thank you everybody for organizing such a wonderful and time जो बोलते हैं समीचीन, अति समीचीन विषय पर इस वेबिनार के आयोजन के लिए कोऑर्डिनेटर एवं हमारे वरीयतम प्राध्यापक डॉक्टर आर्यन सिंह साहब को बधाई, धन्यवाद। आपने इतना पेन लेके हमारे इतने महत्वपूर्ण अतिथि डॉक्टर अखिलेश कुमार साहब, जिनकी ख्याति आपने बताया था, मैं सुन रहा था, उनसे छात्रों को लाभान्वित कराए और उम्मीद है भविष्य में भी आप कराएंगे। ये सभा वेबिनार की अभी चलेगी, छात्र इससे लाभान्वित होंगे, परंतु उनका वो सैटरडे को उनका एग्जाम शेड्यूल भी रहता है, हो सकता है 2 या 2.5 बजे से उनका एग्जाम चुनौती के रूप में लिए हैं। और जो टोटल पैराडिम शिफ्ट हुआ है फैकल्टी मेंबर के तरफ से ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, इसके लिए बधाई के पात्र है। सभी छात्र को थोड़ा पेन हो रहा है, एक समस्या केवल इंटरनेट का है। जो छात्र सुदूर क्षेत्र से आए हैं और जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट पर, उनके लिए अगर कुछ उपाय बताया जाए तो मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार साहब का आभारी रहूँगा, क्योंकि हमारे छात्र कुछ ऐसे हैं जो रूरल एरिया में हैं, जिन तक इंटरनेट की सिग्नल नहीं पहुंच पाती है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो इंटरनेट के चार्जेस को बियर नहीं पाते। और आज की स्थिति में जो नए छात्र एडमिशन लिए उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब तक नहीं प्राप्त की जा सकती है। वैसे छात्रों के लिए हम लोग वरीद हैं। शेष छात्र जो इंटरनेट से जुड़े हैं और ऑनलाइन से जुड़े हैं, काफी उत्साह के साथ पठन पाठन कर रहे हैं, और हम काफी आभारी हैं अपने फैकल्टी मेंबर्स का। हम सैल्यूट करना चाहते हैं उनको कि उन्होंने समर वेकेशन में भी पूरा पेन लेके, पूरा समर वेकेशन की तो नामुमकिन देके तो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को नर्चर किया, उनको कोई एकेडमिक लॉस नहीं होने दिया। उनके कैरियर में जो एकेडमिक लॉस की स्थिति बन रही थी उसको उन्होंने संवारा। सभी छात्र वेबिनार से लाभान्वित होते हैं प्रति सप्ताह, और आज हमारे अति ख्याति प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश साहब जो एक रिनाउंड वक्ता है, उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सभी कोऑर्डिनेटर को धन्यवाद देता हूँ। 2 बजे से हमारी एक है, इसलिए मैं उसमें ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी को पुनः एक बार सभी कोऑर्डिनेटर को धन्यवाद, बधाई। और स्टूडेंट्स हमारे लगातार वेबिनार से लाभान्वित हो रहे हैं, डाल रहे हैं, और उनका जो एंजाइटी लेवल है, उनका जो डिप्रेशन का स्थिति है, उससे उबारने की हम सशक्त प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें ये फील हो टुगेदरनेस का। क्योंकि वो कैंपस में आते थे तो उन्हें पता था, वो अपने फ्रेंड से बात करते थे, अपने टीचर से काउंसलिंग करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था फलाना सर, तो दूसरे सर से बात करते थे। बहुत सारी सी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को सॉल्व वो कर लेते थे, अब दोस्तों से बात करके और समस्या हल हो जाती थी। परंतु आज की स्थिति में फोन करना, इंटरनेट बिजी रहता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन परीक्षाओं में, ऑनलाइन पाठ्यक्रम में, सिलेबस के अनुसार उनको जुड़ा रहता है, वेबिनार इत्यादि में। वो समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि एक वेबिनार हो, ताकि सप्ताह में कम से कम एक बार छात्रों को ऐसा टुगेदरनेस लगे, जिसमें वो अपने शिक्षक को देख पाए, अपने मित्रों को देख पाए, उनसे वो बातें कर सके, और एक जो चर्चाएं होती है उस चर्चाएं से वो लाभान्वित हो, ताकि उनमें चरित्र, नैतिकता और व्यवहारिकता का विकास। मैं आर्यन सिंह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, इतने अच्छे वक्ता से समन्वय स्थापित करने के लिए, और मंजू जी को धन्यवाद देता हूँ वेबिनार टीम को पूरे राज्य के इंस्टीट्यूशन के लिए लगातार प्रयास कर और लगातार रिपोर्ट डाल के पेश करके उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाए रखा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू हमारे अतिथि महोदय, आपको नमस्कार। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। आपका जी सर, इतना ही समय आपके लिए बहुत, आपका इतना समय ही हम लोग के लिए बहुत मोटिवेशन के लिए काफी होता है सर। धन्यवाद सर, आप इतना टाइम दिए। ओके सर, अखिलेश सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर।
और जो क्वेश्चन बच्चों का आएगा उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो टेलीमेडिसिन को मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं उसी तरह से टेली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करता हूँ। तो आज के डेट में देखिए, ये एक बड़ा रेमेडी होगा। जो लोग भी डिस्ट्रेस में हैं, चाहे वो एडोलेसेंट पीपल हो, यंग पीपल हो, या जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो हॉस्पिटल से रिलीव हो के आए, तो ऐसे बहुत बड़ा सेक्शन है, या मतलब डॉक्टर्स। सर आपका माइक सर म्यूट हो गया है सर। हाँ, जी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अब सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हमारे सोसाइटी के, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो या कोई कॉमन पीपल हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, तो वो डिस्ट्रेस में जी रहे हैं आज कोविड का वजह से। और वैसे लोगों को काउंसिल करने के लिए टेली काउंसलिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें। और इसके लिए जो भी लोग दे सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्शन से लेकर के प्राइवेट एजेंसी तक। प्राइवेट एजेंसी करने का मतलब जैसे हम लोग जैसे आदमी कोई गवर्नमेंट संस्था के संस्थागत टेली काउंसलिंग नहीं करते, लेकिन हमने मतलब ओपन किया हुआ है। अभी यूथ से हम कनेक्टेड हैं, तो यूथ का हम बहुत भरपूर टेली काउंसलिंग करते हैं। और जो लोग मतलब डिस्ट्रेस में जी रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, मैं लगातार करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अगर आप टेली काउंसलिंग करेंगे, और खास करके जो यूनिवर्सिटीज टीचर्स हैं, हाई स्कूल के मतलब हाई स्कूल लेवल के जो शिक्षक हैं, जिनके अंदर में मतलब वो क्षमता है सोसाइटी को लीड करने का, या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पत्रकार हैं, थिंकर हैं, हर लोगों को, जो भी हम लोग कहते हैं कि इंटेलेक्ट सोसाइटी है आज का डेट में पूरे देश दुनिया में, उन सबों को टेली काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहिए। और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि वो लोगों को टेली काउंसलिंग देने के लिए, लोगों को एम्पैथी देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुझे इसमें लगता है कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा परिणाम आके आ रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, ये सुनने में मतलब बड़ा मजाकिया लगता है, या कई लोग इसको बहुत मतलब हास्यास्पद स्थिति से देखते हैं कि क्या कर लेंगे लोगों को, जो आदमी डिस्ट्रेस में, उसको कैसे डिस्ट्रेस से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हम लोग 60, 70, 80% ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग उससे बाहर निकालने में काफी मदद कर पाए, जो लोगों ने हम लोगों को मतलब ये किया। अब जिनका प्रॉब्लम मान लीजिए बहुत बड़ा है, उनको हम नहीं दूर कर सकते, ठीक है, उनको नहीं करेंगे। लेकिन अगर 60% लोग, 70% लोग भी हमारे टेली काउंसलिंग से अच्छा फील कर रहे हैं, वो क्रिएटिव हो पा रहे हैं और उस डिस्ट्रेस से बाहर निकल पा रहे हैं, तो दैट इज बिग कंट्रीब्यूशन। अगर ये बड़ा एक सिविक सोसाइटी है हमारा दुनिया में, देश में, अगर सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक है। इसके बाद क्या है ना, कि अभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटल डिस्टेंसिंग पे लेके आ गए हैं, और एक काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी डेवलप हो गया है, सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। आप कहीं जाएंगे, आपके मन में एक थ्रेट है कि मतलब हम किसी से सटेंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, वो मतलब आप सिक्योरिटी फील कीजिए। मेरा ये कहना है कि इसको बहुत बारीकी से समझना है, कि प्रिकॉशन लेना है, लेकिन वो हेट्रेड या वो अनटचेबिलिटी जैसा फीलिंग नहीं दे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और लेकिन मेंटल डिस्टेंस मेंटेन मत कीजिए। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आप 6 फीट का दूरी से खड़े होके किसी भी व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में है, अगर आप उसको मान लीजिए, सपोज कीजिए ओल्ड एज पीपल हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे अराउंड में, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनको अगर आज कुछ अनाज का ही जरूरत है, आपको फोन करता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। लेकिन आप एक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप लेके उनके गेट तक रख के आ सकते हैं, तो कम से कम उनको ऐसा फील होगा। हम लोग बहुत ऐसे पेशेंट के पास गए, और जो मतलब पॉजिटिव थे, और उनसे हमने 8 फीट की दूरी पे मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के बात किया, उनको जो जरूरी चीजें थी उनको दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। मतलब ये एकदम डॉक्टर के WHO का कहना है, ICMR का कहना है कि अगर आप 6 फीट का दूरी से आप कम्युनिकेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बशर्ते आप मास्क लगाइए, आप मतलब ग्लव्स लगाइए, हैंड वॉश कीजिए। जैसे आर्यन सिंह सर ने शुरू में कहा था कि जिंदगी धोने से अच्छा है कि हाथ धोए, तो उसी तरह से अगर जो भी पैरामीटर, जो भी हमको बताया जाता है इससे बचने के लिए, तो वो हम लोग करें। और वो इससे क्या होगा कि एक मतलब एम्पैथी डेवलप होगा, और हम लोग जो मतलब अनटचेबिलिटी का फीलिंग है उससे बाहर निकल सकेंगे। और हम लोग, अब सोचिए कि अगर डॉक्टर जो पेशेंट को डायरेक्ट, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको छूता है, कैसे छूता है? अगर मान लीजिए हमारे जैसा फीलिंग में वो आ जाए,
तब तो भाग खड़ा होगा, तो जाएगा ही नहीं पेशेंट के पास, इंजेक्शन ही नहीं लगाएगा, कोई भी पेशेंट बच सकेगा? नहीं बच सकेगा। अब आप सोचिए कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ्स हैं, सब लोग दिन रात कोविड पेशेंट के बीच में करा के काम कर रहे हैं और वो अपने सुरक्षा मापदंड को अपना के कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग भी अपने सारे काम को करें अपने सुरक्षा मापदंड को अपना करके, जो भी हमारा पैरामीटर्स है उसको फॉलो करें और हम लोग सब कुछ करें। इस मामले में हम लोग का लॉकडाउन को लेकर के भी एक अलग परसेप्शन है कि लॉकडाउन को आप लॉकडाउन फाइनल सॉल्यूशन कभी नहीं दे पाएगा हमको, इसलिए हमको मतलब अवेयर होना पड़ेगा, एक एक आदमी को अवेयर होना पड़ेगा, जिसको जरूरत है वही बाहर जाए, इसीलिए अब वही जाए और अनवांटेड कोई बाहर नहीं जाए, अनवांटेड ट्रैवल ना करें, एकदम से अर्जेंट है तभी जाए, आप अनवांटेड गैदरिंग ना करें। और इस समय में मतलब कुछ साल, एक साल के लिए आप जो है जो भोज होते हैं हमारे, चाहे वो श्राद्ध कर्म में या शादी विवाह में, उनको अवॉइड करें, आप 4 आदमी फैमिली मेंबर के साथ करें। ऐसे हर आदमी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि मैं कर लेता हूँ शादी में 50-100 आदमी के साथ में पार्टी, दूसरे ना करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। हर आदमी को उसमें बहुत बोल्डली हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा मामला है तो हम रिचुअल्स कर लेंगे, दूसरे नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। हर आदमी को कंट्रीब्यूट करके और इम्पैथेटिकली हम लोग को मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत सिंपैथेटिक होना है और बहुत कोऑपरेटिव होना है। तो अनटचेबिलिटी का फीलिंग नहीं लाना है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग को सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो 6 फीट का दूरी है वही दूरी मेंटेन करना है। मेंटली हमको उसके साथ अटैच होना है, मेंटली उसके साथ हमको कम्युनिकेट करना है, उसको हमको फोन करना है, उसको हमको वीडियो कॉल्स करने हैं, उसको हम लोग को चैटिंग करने हैं। तो आपके पास अब टाइम भी है, कर सकते हैं, तो वो आदमी रिलैक्स होगा, अपने फीलिंग्स को बाहर निकाल सकेगा और जो डिस्ट्रेस है वो उससे बच सकेगा। ये है। इसके बाद मैं इसको देखता हूँ जो मतलब इससे जूझने का, कोविड से जो काउंटर करने का एक बड़ा मतलब रोल है, वो ग्लोबल रोल है। पूरे दुनिया को एक मंच पे आकर के हर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हर सेक्शन को, मतलब सरकार को, जितने भी एजेंसीज हैं जो काम करते हैं, जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं, सबको एक दूसरे के साथ एक बड़ा मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बड़े लेवल पे समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और हर लोगों को कंट्रीब्यूट करके इस समय में देश के बॉर्डर्स को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए प्रायर आप जैसे आज का डेट में आपका अगर कोई फ्रेंड है, उसके साथ सपोज करिए कि आपका मेंटल मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आपका उसके साथ नहीं बनता है, लेकिन अगर इस समय वो डिस्ट्रेस में है, नीड में है, तो आप उनके लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। उसी तरह से इसी को मैग्नीफाई करके हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि वहां पे हम लोग का कोई भी मतलब जो बीच में बैरियर्स था, कोई भी हमारे कोर ऑफ माइंड में, कोर ऑफ हार्ट में कहीं अगर कोई मतलब उसके प्रति जो हमारा डिसलाइक है, उसको भूलते हुए हमको एक दूसरे के लिए हैंड बढ़ाना है, तभी हम इसको फाइनली मतलब आउट कम्पीट कर पाएंगे, इसको हम लोग कोरोना को मात दे पाएंगे और जरूर दे पाएंगे। जब भी हम लोग मजबूत लड़ाई लड़ते हैं उसको हम लोग मात देते हैं। अभी हम लोग सेकेंड वेव को मात दिए हैं और ये हम लोग की उपलब्धि है। उसी तरह से अगर थर्ड फोर्थ वेव भी आई है तो हम लोग को संगठित होकर करना पड़ेगा। ऐसे हालत में सरकार को भी एक बहुत मतलब समझिए कि बातों से निकल के एक्शन में आना पड़ेगा, उसको तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसमें भूले हुई है, खास करके हमारी सरकार से भूली हुई है कि वो तैयारियां नहीं करते हैं, वो डेटा तैयार करते हैं। तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको। एक्सपर्ट्स जैसे मतलब अभी जो अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड थर्ड वेव है तो उसके लिए जो हेल्थ वर्कर्स है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे केसेस में हमने देखे कि ऑक्सीजन नहीं, आप लोग भी न्यूज में देखे होंगे, हम लोग चूंकि ग्राउंड पे काम कर रहे थे तो हमें वो उसका डायरेक्ट अनुभव है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं एडेक्वेट अमाउंट में। जब 15 महीने पहले से ये पैंडेमिक है तो ऑक्सीजन की प्लांट लगने चाहिए, सबको पता था कि इसमें ऑक्सीजन नीडेड है और ये बड़ी चूक हुई है हम लोगों से। और इसको हमको लगता है कि अब शायद गवर्नमेंट जरूर इस बार उसमें सीरियस हुई होगी और उसमें अब ये करेगी। और इसमें मैं एक बात कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि भाई बचोगे तभी ये धन दौलत काम आएगा, नहीं बचोगे कुछ काम नहीं आएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े लोगों को हमने देखे कि बड़े बड़े मतलब उनके लिए पूरा दुनिया का डॉक्टर टीम आ सकता था लेकिन उसको नहीं बचा पाया। और जब आप मरणासन होंगे तब कोई नहीं बचाएगा आपको। तो इसीलिए भगवान से भी डरिए और ब्लैक मार्केटिंग अवॉइड कीजिए, चाहे मेडिसिन को लेके हो, ऑक्सीजन। हम लोग देखिए ऑक्सीजन को लेके लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कई लोग जो है अनवांटेड मतलब वो एप्रीहेंशन में जमा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम एक बार दवाई की दुकान पे गए थे, वो बोल रहे हैं कि 20 पत्ता मुझे एजेक्सल दे दो। अरे क्या करोगे 20 पत्ता?
अब सोचिए कि मतलब वो कितना पैनिक, ये जो पैनिक परचेज है ना, पैनिक परचेज से बचना चाहिए हम लोगों का। ग्लोबली पैनिक परचेज भी कई चीजों का क्राइसिस लेके आता है, फूड आइटम का क्राइसिस लेके आ जाता है। कई लोग जो है सैनिटाइजर इतना खरीद के रख लिया, मास्क इतना खरीद के रख लिया, वो 5 साल तक भी यूज करता रहेगा। तो पैनिक परचेज नहीं करना है हम लोगों को, ये इस मामले में बहुत मतलब एडमेंट रहना है आपको और बहुत मजबूती से रहना है। कभी भी पैनिक परचेज नहीं कीजिए, क्योंकि रिसोर्सेस हैं मतलब नीडेड लोगों के लिए, और जब नीडेड लोग आज कई लोग मान लीजिए इस मामले में मैं कहूंगा कि एक ऐसे पेशेंट थे हमारे क्लोज, मैंने उनको बोला कि 1 घंटा आईसीयू होल्ड कीजिए, तो डॉक्टर कितना अच्छा जवाब दिया। तो बोला था भैया ये इट इज नॉट होटल, ये लग्जरी नहीं है, ये क्राइसिस है, ये आदमी का मतलब हेल्थ समझिए क्राइसिस है। ऐसे में आप जो बोलेंगे कि 1 घंटा वेट करेंगे, ये नहीं हो सकेगा। मैं उस डॉक्टर को सैल्यूट करता हूँ, वो मेरा बहुत क्लोज है, लेकिन उन्होंने इस तरह से स्ट्रांगली जवाब दिया। सोचिए कि कितना बढ़िया जवाब था उसका, और मैं इसको बहुत जगह साइट करता हूँ कि ये मतलब लग्जरी नहीं है कि होटल आप बुक करा लिए रिसोर्ट में। ये मतलब उसी तरह से कई लोग मतलब जो है प्रिविलेज लोग हैं वो आईसीयू बुक करा के रखे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। ये काम बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि हो सकता है कि एक मतलब पेशेंट अगर आईसीयू उसको मिल जाता है सही समय पे तो उसकी जान बच जाती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो आईसीयू में गए और वहां से कम बैक हुए, अगर उनको आईसीयू नहीं मिलता वो कम बैक नहीं हो पाते। तो ये बात है, पैनिक परचेज नहीं करना है, पैनिक मतलब चीजों का मतलब ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, पैनिक मतलब स्टोरेज नहीं करना है, ये सब ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट और मैं बताऊंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम को बहुत एक्सटेंसिव चलाना पड़ेगा। जैसा सर ने बताया कि चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे मतलब मास्क यूज करने का मामला हो, या जितने भी सेफ्टी मेजर्स अपनाने का मामला हो, सबको हम लोग जो भी सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम और डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा आपको बताया जाता है, पॉम्पलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तरह तरह के बचाव के उपाय बताए जाते हैं। उनको आप गौर से पढ़िए भाई। लोग जो है मैं देखता हूँ कि बहुत वैल्यूएबल जो डिस्कशंस होते हैं डॉक्टर्स के, उनको नहीं सुनना चाहेगा 10 मिनट, और जो नॉन वैल्यूएबल गाना है या मतलब भोजपुरी सॉन्ग है उसको जरूर लोग देखेगा यूट्यूब पे। तो इससे बचना है। जब भी वैल्यूएबल कुछ डिस्कशंस आए, किसी डॉक्टर का एक्सपर्ट एडवाइस आता है यूट्यूब के ऊपर, तो उनको जरूर सुनिए, उनको अडॉप्ट कीजिए। मैं कई ऐसे वीडियोस हैं नेस्ट्रोपैथी के ऊपर जो मैं कई लोगों को भेजा, और वो जो बहुत मतलब पैनिक हो रहे थे कि पॉजिटिव हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अरे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, 1-2 नहीं। और वो लोग को मैंने बताया कि आप फ्लू डाइट लीजिए और ये काम कीजिए, अगर इससे नहीं संभलेगा तब हम आपको मेडिसिन देंगे, मेरे पास एमडी डॉक्टर भी हैं। तो ऐसे मतलब घने सैकड़ों लोग मतलब हॉस्पिटल जाने से बचे और एलोपैथिक दवा लेने से बचे। और जो लोगों ने बात नहीं मानी उनको एस्ट्रोबाइड लेना पड़ा, और लास्ट में ऐसे कई लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। फिर मतलब ये स्थिति है। तो कई बार हम लोग सेवियर जो अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह का जो अवेयरनेस प्रोग्राम को अपनाएंगे, और जो भी हमारे मतलब इम्यून बूस्ट के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं वो भी करना। ये आगे देखिए हमारे पास हॉस्पिटल बेड डॉक्टर की संख्या सीमित है, वो रातों रात 1 साल में नहीं बढ़ सकता है। सरकार कितना भी चालेगा, कुछ रिसोर्स बढ़ा लेगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए बिहार में हम लोग आईसीयू बेड बढ़ा लेंगे, लेकिन आईसीयू डॉक्टर कहाँ से लेके आए? क्या साल भर में वो आईसीयू डॉक्टर पैदा कर लेंगे? असंभव है। किसी मान लीजिए रोड पे चलते आदमी पकड़ के उसका एक्सपर्ट हम नहीं बना। तो अब आप समझिए कि लिमिटेशन इतना ज्यादा है। तो ऐसी हालत में एक एक नागरिक का जरूरत है कि आप अपने आप को बचाइए, सोशल डिस्टेंसिंग से बचाइए, मिनिमाइज ट्रेवल से बचाइए, और मतलब जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसको बचाइए। इम्यून बूस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, और जो इम्यून मतलब अपने न्यूट्रिशन लेवल पे ध्यान दीजिए। जो भी मतलब कुछ प्रेस्क्राइब इम्यून बूस्टर मेडिसिन हैं जैसे गिलोई है, एलोवेरा है, आंवला है, और जो भी मतलब इस समय में मतलब जो अनहाइजेनिक फूड्स हैं, पैकेट फूड है, उनसे बचिए। ये जो उपाय है आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे व्हाट आर द मेजर्स टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो आपको मिल जाएगा, एक से एक लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। पानी ज्यादा मात्रा में लेना है, मेडिटेशन करना है ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रेस से बचा सकिए। तो ये सब उपाय हैं, इनको जरूर आप लागू कीजिए अपने जीवन में, बहुत लाभ होंगे। ये हमारा मतलब लेक्चर नहीं है बल्कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब समझिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इतना ही कहना है। मंजू जी अब जो क्वेश्चंस होंगे किसी का तो मैं क्वेश्चंस लूंगा। क्या? जरूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तो इतने विस्तार से हर एक पहलू पर चर्चा की। बहुत कुछ था जो सचमुच हम लोग उतने आगे तक सोच नहीं पा रहे थे, आपने बताया और सोचने पर हम भी मजबूर हुए और समझ पा रहे हैं कि वाकई आने वाले समय में इसका कितना भारी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है सर, क्वेश्चन के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। विश्वजीत,
यस मैम, यस मैम। कुछ क्वेश्चन है क्या बच्चों का? देख यहाँ तो देख पा रहे, यहाँ तो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं। जो हमारे बच्चे हैं अभी पॉलिटेक्निक में जुड़े हुए हैं वो 17 से 20-21 उम्र वाले हैं बच्चे, है ना, और अपने कैरियर शुरू करने वाले एज में पहुंचे हुए हैं। और सचमुच में ये टाइम पेंडेमिक की वजह से उनको घर पे जो बैठना हो रहा है, बहुत सारी चीजें रुक गई हैं, स्ट्रेस में तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मतलब यंग पीपल के लिए तो मेरा कहना है इस समय में कि आप ही आने वाला टाइम को काउंटर कीजिएगा। जो मान लीजिए ओल्ड एज पीपल है वो तो समझिए कि प्रॉब्लम में है, वो तो मतलब तरह तरह के, क्योंकि और जो अभी ये यंग पीपल है कल को यही वर्किंग प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो इस समय को कैसे काउंटर करना है मैंने कई उपाय बताए और उनको जरूर करिए। जैसे मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगा, यंग बच्चे जल्दी इस बात को नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपने फिटनेस के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इस एक बात को ध्यान में देना है कि ये बीमारी जानलेवा भी है, और लेकिन जो अभी मैंने बताया ना, भारत में इसका कैजुअलिटी रेट 2.1% है, और ग्लोबली अगर देखेंगे तो भारत में 1.2% है, और ग्लोबली देखेंगे तो 2.1% के आसपास इसका मतलब कैजुअलिटी है। तो इसका मतलब कैजुअलिटी बहुत बड़ा नहीं है, और कैजुअलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज पीपल ज्यादा है, और जो पहले से इनका हेल्थ क्राइसिस था, किसी तरह का मेडिकल मान लीजिए हिस्ट्री है उनका, जैसे डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है उनका, या और दूसरे कुछ तरह के प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों का ज्यादा कैजुअलिटी हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मतलब इसको हम लोग मतलब फाइनल कैजुअलिटी से बचा सकते हैं अपने आप को। कैसे? अपना इम्यून बूस्ट करके। अपना इम्यून बूस्ट करने के लिए आप जो है फिजिकल फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिए। सुबह का 1 घंटा, जैसे मैं ऐसे बच्चों के लिए कहूंगा कि ये सारे बच्चे जो है अपने मोबाइल चार्ज करना कभी नहीं भूलते होंगे। सुबह उठते होंगे सबसे पहले वो मोबाइल देखते होंगे कि मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं। कई बच्चे तो रात भर मोबाइल मिले, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप अपने बॉडी को चार्ज कर पा रहे हैं या नहीं? आप अपने माइंड को चार्ज कर पा रहे हैं कि नहीं? आप अपने इमोशन को चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमारा बॉडी डिस्चार्ज नहीं होता है? क्या हमारा माइंड डिस्चार्ज नहीं होता है? निश्चित होता है। तो अब आखिर क्या चार्जिंग मेथड्स हैं? तो मैं माइंड और बॉडी दोनों का चार्जिंग मेथड बता देता हूँ आप लोगों को कि माइंड पे ज्यादा मेरा असर है, मैं ज्यादा मेरा एम्फेसिस है कि माइंड का चार्जिंग ज्यादा जरूरी है। एक बार फिजिकल चार्जिंग रुकेगा तो चलेगा, लेकिन इमोशनल चार्जिंग, जो मेंटल चार्जिंग है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप योग, प्राणायाम और ध्यान, इनको जरूर कीजिए। ये मतलब बच्चों को सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, वो सोचते हैं कि अरे ये बकवास बातें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके कंधों पे मतलब दारोमदार है इस देश का, इस दुनिया का, इस सोसाइटी का, और ये तभी आप बोझ उठा पाएंगे जब आप अपने कंधों को मजबूत करेंगे। और कंधों को मजबूत करने के लिए सबसे पहला आपको इमोशनली मजबूत होना पड़ेगा, और इमोशनली मजबूत, मेंटली मजबूत होना पड़ेगा। इमोशनल और मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और योग, ये बहुत जरूरी है। और फिजिकल फिटनेस के लिए जो फिजिकल मजबूती है, फिजिकल रिचार्ज है हमारे शरीर का, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कुछ फिजिकल वर्कआउट करें आधा घंटा। तो सुबह का 1 घंटा से लेकर के 70 मिनट 80 मिनट का टाइम आप अपने आप को रिचार्ज करने के लिए दीजिए। अगला जो नेक्स्ट आपका जो 24 आवर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप रात का 10 बजे तक मतलब सुबह वाला एनर्जी जैसा काम कर पाएंगे। जो आदमी मेंटली बहुत फिट है वो 10 बजे, जैसे आनंद सिंह सर को मैं जानता हूं, आप इनको 12 बजे रात में भी उसी फिटनेस में पा सकते हैं, मतलब उसी लेवल में। अगर 12 बजे रात में इनका क्लास लगा दिया जाए और सुबह अगर 6 बजे भी क्लास लिए है और 12 बजे रात में भी क्लास लेंगे, तो उनका मतलब शब्द न तो एक दिखता है, ना बोर्ड पे कोई अल्फाबेट दिखता है उनका। इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? क्योंकि सर को जानता हूं मैं, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग करते हैं सर, लेकिन मेंटली अपने आप को रिचार्ज करते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ इतना मजबूत है सर का कि वो कभी डिस्चार्ज होते ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब डिस्चार्जिंग से बचने, मेंटल और जो फिजिकल डिस्चार्ज है उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को सुबह 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट तक जरूर रिचार्ज कीजिए, और उसका इम्पैक्ट देखिए। आप करके देखिए, शुरू में ध्यान में नहीं मन लगेगा, वो ध्यान में हो सकता है कि 2 महीना लग जाए आपको ध्यान में, 2 मिनट का भी ध्यान पकड़ने के लिए। लेकिन प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम के लिए आपको डे 1 से कर सकते हैं, योग आसन आप डे 1 से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वो प्रक्रिया है, हो सकता है कई लोगों को साल भर में आए, तो दैट इज डिफरेंट थिंग।
तो वो करना चाहिए। लेकिन जिसको ये करना आ गया तो समझिए वो कभी डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा। वो आदमी मतलब हवा से भी एनर्जी ले सकता है, 8-8 दिन 9-9 दिन बिना खाए रह सकता है। ऐसे आप लोग जानते होंगे नवरात्रा में लोग पेट पे कलश लेके 9 दिन तक कैसे भूखा रहते हैं, बिना पानी पिए, बिना अपना यूरिनेशन किए, बिना डिफेकेशन किए, बिना मतलब खाए 9 दिन तक वो रहते हैं। मतलब हमारे आपके समाज के लोग रहते हैं, कोई वो अलग से फरिश्ता कहानियों में थोड़ी पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो ये बात है। तो ऐसे बच्चों से मेरा यही कहना है कि इन दोनों को रिचार्ज कीजिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए थे, उसमें हमारे गेस्ट आए थे योगाचार्य रवि सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया था इसके लिए, तो बहुत बढ़िया लगा सर। आई थिंक क्या विश्वजीत कुछ क्वेश्चन है क्या बच्चों की तरफ से? नो मैम, नो मैम, क्वेश्चंस नहीं है। एक मुन्ना कुमार है, वो हैंड राइज किए हैं। मुन्ना, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, विस्तार से बताया गया, क्वेश्चन का हल हो गया। यस, सही बात अब इतना डिटेल्ड में बताया गया, बोलो मुन्ना। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। मैम, I have any question, but I only want to know that how can an engineer help the society to overcome the pandemic situation? इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप इतना समझिए कि इंजीनियर ही मतलब टेक्नोलॉजी चलाता है सारा। इसको समझिए ध्यान से। अगर एक हॉस्पिटल बनना है तो सबसे पहला जरूरत इंजीनियर का पड़ेगा। अब सोचिए कि एक मान लीजिए कोई भी अगर मशीन बनता है, जैसे आप देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें जैसे MRI मशीन है, तो वो कोई डॉक्टर नहीं बनाते हैं, वो प्योर मतलब समझे इंजीनियरिंग के लोग बनाते हैं। एक्सरे मशीन कौन बनाया, CT स्कैन मशीन कौन बनाया, सभी इंजीनियर्स लोग बनाए हैं, सभी फिजिक्स और मैथ्स के बच्चे बनाए हैं। तो इसीलिए इंजीनियर का रोल तो बड़ा है। बिना इंजीनियरिंग का तो कुछ नहीं चलेगा। ग्लव्स बनना है, मतलब जो बनना है, मास्क बनना है या कुछ भी बनना है, एम्बुलेंस बनना है, हर जगह तो इंजीनियर ही इंजीनियर छाए हुए हैं। समझिए कि आप सबसे आगे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा रहा। चलिए, ये तो सचमुच, चलो मुन्ना को तो बहुत फील्ड मिल गया। एक और स्टूडेंट है सर, ऋतिक राज। ऋतिक, अपना क्वेश्चन करो। ऋतिक नहीं सुन रहा है। जितना बताया गया है, अगर इतना भी समझ ले, सही बात है, इसका 50% भी अगर में ला ले, गुड आफ्टरनून सर, मोर देन इनफ। गुड आफ्टरनून सर। बोलो। गुड आफ्टरनून सर। जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं सर गवर्नमेंट के प्लान के बारे में सर, और PPL के बारे में। तो यहाँ पर सर गवर्नमेंट तो प्लान करती है, प्लान बहुत बनाती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर बहुत मतलब रिमोट एरिया में पार्टिकुलरली वो उतना वर्क नहीं कर पाते। उसके लिए स्टूडेंट्स या हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस ऑन रहा है, दुकानें खुलती थी किराना की या फिर मेडिसिन की, लेकिन बुक्स स्टोर नहीं खुलते थे क्योंकि उनको नॉन एसेंशियल कैटेगरी में रखा गया था। तो क्या बुक्स स्टोर्स को नॉन आपका जो प्रश्न है ना, देखिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मामला, मैं इसमें बोला था पिछले, अगर सुने होंगे आप, क्या बोले कि पेंडेमिक से अगर पूरी तरह से लड़ना है, लड़ाई लड़नी है और फाइनली हमको जीतना है, तो पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया के जितने भी इंटेलेक्ट हैं, सबको एक दूसरे के साथ हेल्पिंग हैंड बैठाना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए कि ये जो रूल्स बना रहे हैं कि कौन एसेंशियल होगा, कौन नॉन एसेंशियल होंगे, तो अभी क्राइसिस पहला हेल्थ का था। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए इसमें टीचर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इसमें इंक्लूड होते और उसमें मान लीजिए कि डिसीजन लेने में, ये हमारे मतलब समझिए कि सिस्टम की कमी है थोड़ा, जो वर्किंग सिस्टम, जब मान लीजिए कोई निर्णय होता है तो हर सेक्शन ऑफ जो मतलब जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन हर सेक्शन के लोगों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तब सब लोग अपना बता पाएगा कि कौन एसेंशियल नहीं एसेंशियल है, उसको क्रॉस सुना जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, तब जाके मतलब जैसे आपका कहना बिल्कुल सही है कि बुक्स जो है वो मतलब हम अगर बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग ए नॉलेज गेनिंग पर्सन, या पूरा दुनिया नॉलेज पे चलती है, अगर नॉलेज ही चोक हो जाएगा तो बाकी काम क्या चलेगा। तो नॉलेज को चोक नहीं किया जा सकता, नॉलेज को हमेशा कंटिन्यू करना है।
तो ये लोगों को लगता है कि ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन अगर मान लीजिए आप लिटरली देखेंगे बड़ा आज जो डिसीजन ले रहे हैं कि कौन एसेंशियल होगा कौन नॉन एसेंशियल होगा, किसके ग्राउंड पे वो पढ़ लिख के वहां पहुंचे हैं तभी ना। तो जब पढ़ाई को ही हम बंद कर देंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए बुक के दुकान खुलने चाहिए जैसे बाकी चीज हो रहे हैं। तो मैं तो खोलने के पक्ष में हूँ। अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन मिलता सरकार के पास सामने तो मैं बोलता कि आदमी एक दिन नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन अगर आप फाइनल एक मजबूत सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो पढ़ना रोज पड़ेगा। तो ये समझिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक दिन नहीं खाइए चलेगा, लेकिन एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। बट नॉलेज से ही पूरा दुनिया चलता है। और बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जो अपना नॉलेज को गेन करके मतलब समझिए कि महीनों बिना खाए रह गए हैं। तो किसके आधार पे? नॉलेज के आधार पे। सब आदमी थोड़ी रह लेगा। जिसको उसका ज्ञान है कि हम हवा से भी एनर्जी ले लेंगे, हम वायु से भी मतलब ले लेंगे एनर्जी, तो वही लोग कर सकता है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज के लिए शुरू में मान लीजिए अनुभव बाद में आएगा, पहले तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब जी हाँ सर, जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है हम लोग को। जी जी। तो सर हम अपनी करना चाहें इनिशियली तो थैंक्स के लिए सर। प्लीज आयशा। आयशा। यस मैम। हाँ चलो। हेलो। नाइस। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट है। माइक तुम्हारा हाँ आवाज ना कोई नहीं सर। जी, जैसा कि मैम ने हमारा परिचय दे दिया, हमारा नाम आयशा है, हम एनजीपी की छात्रा हैं। तो हम आगाज करना चाहेंगे हेलेन केलर के कुछ शब्दों के साथ। वे कहती हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एवं सबसे हसीन वस्तुओं को ना हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, उन्हें हम केवल दिल से महसूस कर सकते हैं। और हमारा ख्याल है कि शुक्रिया अदा करना उन्हीं कुछ नायाब वस्तुओं में से एक है। So I really consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have attended this successful and memorable event. So first of all, I would like to thank our chief guest and our speaker, Dr. Akhilesh Kumar from Patna Science College on the behalf of whole NGP, who graced us with his thoughtful words on COVID, its implications, and the ways through which we can protect ourselves. And in the time being, it just goes without saying just how important this topic is. Well, next I would like to extend my thanks to our beloved principal sir for his wise words of wisdom. Since he's not here with us today, but I must say that we will always remain grateful to him for his words that always radiate a source of energy within us. And we were very happy that he was present today. For a while it was, but we are happy. And a heartfelt thanks goes to our faculties, our second parents, who always stand by us, lead us, guide us, motivate us, and are always willing to help whenever we need them. We feel proud and are very happy that our faculties are with us in this webinar today. And you must be thinking that an event of such a dimension cannot happen overnight. So yes, you are right in your thoughts. Fortunately, we have been lucky enough to be backed up by a team of very motivated and dedicated students and faculty also. So I would like to thank our coordinator RN Singh sir, Manju ma'am, Ranjita ma'am, and a huge thanks to the IT club for their participation and their support. I just can't thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. Well, last but not the least, I would like to thank all the participants who have joined us today and had shown their interest in this webinar. And from you guys, I would expect a small round of applause through the emojis so that I can pretend as if I have delivered a really great vote of thanks. Once again, thank you everyone. Thanks a lot. Very nice, Aisa. It's very nice. Thanks. Thank you, Akhilesh sir. आपने इतना कीमती समय दिया हम लोगों के लिए और
इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों के साथ शेयर किए। सर आगे आर्यन सिंह सर हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोग उनको अभिभावक ही मानते हैं। जी सर। ना जी, बहुत हम सब लोग के वो अभिभावक ही हैं सर। अच्छा लगा बहुत। जरूर फिर हम लोग समय निकालेंगे और आपको फिर बुलाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू आर्यन सिंह सर फॉर द